सभी सम्मानित सज्जनों, दूसरी बार आपके गांव में व्याख्यान के लिए आया हूं। पिछली बार आया था, आपसे मैंने कुछ बातें कही थी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में। आज आपसे एक नई बात कहना चाहता हूं जो पिछले 5-6 महीनों में इस देश के सामने पैदा हुई। हमारे देश में पिछले 5-6 महीने में एक घटना घटित हुई और उसके बाद हमारे देश के ऊपर कई तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई उस दुर्घटना के कारण, उस घटना के कारण। घटना ये थी, मई के महीने में भारत के वैज्ञानिकों ने 5 आणविक परीक्षण किए थे। जब भारत के वैज्ञानिकों ने 5 आणविक परीक्षण किए तो अमेरिका की सरकार ने भारत के ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा दी। और अमेरिका की सरकार ने भारत के ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई, उसके बाद जापान की सरकार ने भी भारत के ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई। अमेरिका और जापान के बाद दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने भारत पर आर्थिक पाबंदी लगाने की घोषणा की। बहुत सारी संस्थाएं हैं दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने भारत के खिलाफ पाबंदी लगाने की बात कहना शुरू कर दिया। जिन संस्थाओं को इस मामले में बात कहने की कोई जरूरत नहीं थी, उन संस्थाओं ने भी भारत के ऊपर पाबंदी लगाने की बात, भारत की टीका करने की बात, भारत पर आलोचना करने की बात कही। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर एक अजीब सी हलचल हो गई। भारत के वैज्ञानिकों ने अगर 5 आणविक परीक्षण किए तो, क्योंकि पहली बार तो ऐसे आणविक परीक्षण हुए नहीं थे पूरी दुनिया में। अगर ये काम पहली बार दुनिया में हुआ होता तो शायद इस तरह की हलचल होना स्वाभाविक होता। इस तरह के आणविक परीक्षण दुनिया में बहुत बार हो चुके हैं। अमेरिका ने कई बार किए हैं, चीन ने कई बार किए हैं, रूस ने कई बार किए हैं, फ्रांस ने कई बार किए हैं, ब्रिटेन ने कई बार किए हैं। कोई पहली बार तो ऐसे आणविक परीक्षण हुए नहीं। तो फिर अचानक से क्या बात थी जो अमेरिका ने इन आणविक परीक्षणों पर इतना ज्यादा हंगामा खड़ा किया और हमारे भारत के ऊपर उन्होंने आर्थिक पाबंदी लगाई? इस राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। आज जिन अंतर्राष्ट्रीय माहौल में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय माहौल को समझे बिना हम हमारे देश की सुरक्षा कर नहीं सकते, अपने राष्ट्र की रक्षा कर नहीं सकते। इसलिए कई बार मैं लोगों से यह कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में बहुत गंभीरता के साथ हमको सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए अपने राष्ट्र की दृष्टि से। अब बात समझ में आ रही है कि अमेरिका ने ये जो आर्थिक पाबंदी लगाई, जापान ने आर्थिक पाबंदी लगाई, भारत सरकार के ऊपर तमाम तरह का दबाव पड़ा, उसके पीछे मकसद क्या था? आज के अखबार में एक बहुत ही बुरी खबर है, शायद आपने भी पढ़ी होगी। सवेरे से जब से मैंने वो खबर पढ़ी है मैं बहुत अशांत हूं। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर देंगे। अब तक पिछले 50 साल से भारत का यह दृढ़ निश्चय रहा है कि हम सीटीबीटी पर और एनपीटी जैसी संधियों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हम सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर देंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात भारत के प्रधानमंत्री ने कही है वो ये कि सिद्धांत रूप में हमारा सीटीबीटी से कोई विरोध नहीं है। ये और भी खतरनाक बात है। अब तक 50 साल से हमारा सैद्धांतिक विरोध ही था सीटीबीटी से। और सैद्धांतिक विरोध क्या था? सैद्धांतिक विरोध यह था कि सीटीबीटी नाम की संधि एक ऐसी संधि है जिसमें दुनिया के अमीर देशों के पास हर तरह का परमाणु हथियार रखने की खुली छूट है और गरीब देशों को परमाणु परीक्षण करने की भी छूट नहीं। माने हमारे जैसे गरीब देश हैं जो पूरी दुनिया में, वो अणु परीक्षण भी नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका, चीन और फिर फ्रांस, फिर ब्रिटेन और रूस जैसे जो देश हैं वो ना सिर्फ अणु परीक्षण कर सकते हैं बल्कि आणविक हथियार बना भी सकते हैं। इसकी खुली छूट है सीटीबीटी नाम की संधि में। तो पिछले कई वर्षों से भारत में जो विरोध हो रहा है सीटीबीटी संधि का, वो इसी बात पर हो रहा है कि हम ऐसे सिद्धांत को नहीं मान सकते जिसमें दुनिया के कुछ राष्ट्रों को विशेष अधिकार दिया जाए कि वो अणु बम बना सकें
और बाकी सब राष्ट्रों को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाए कि वो कुछ भी हथियारों का परीक्षण ना कर सके। ऐसी भेदभावपूर्ण संधि के हम विरोधी रहे हैं और इसमें भारत की किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है। अब तक भारत में जितनी सरकारें आई हैं, सबने पूरी ताकत लगाकर इस संधि का विरोध किया है। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता थे और श्री इंद्र कुमार गुजराल इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनका पार्लियामेंट में भाषण था 1.5 घंटे का, जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये परमाणु भेदभाव की नीति हमको मंजूर नहीं है। और आज अचानक से सरकार ने इतनी बड़ी पलटी खाई है कि आज के अखबार में उन्होंने स्टेटमेंट कर दिया है कि हम हस्ताक्षर कर देंगे। अब समझ में आ रहा है कि अचानक से मई में जो अणु परीक्षण हुआ और उसके बाद अमेरिका जैसे देशों ने जो दबाव डालने की राजनीति शुरू की भारत के ऊपर, जो आर्थिक पाबंदी लगाकर सरकार पर दबाव डालने की नीति शुरू की, उसमें भारत सरकार फंस गई और अमेरिका के सामने अब भारत सरकार सरेंडर करने जा रही है। आज एक दूसरा बयान और है अखबार में, जिसको मैं और भी दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। भारत सरकार की तरफ से अमेरिका में भेजे गए हमारे देश के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्री जसवंत सिंह। वो बातचीत कर रहे हैं अमेरिकी सरकार के एक सचिव से, उसका नाम है स्ट्रॉप टॉलबोट। स्ट्रॉप टॉलबोट बहुत निम्न स्तर का अधिकारी है और भारत में जसवंत सिंह जी केंद्रीय स्तर के मंत्री स्तर के व्यक्ति हैं। उपाध्यक्ष जो होता है योजना आयोग का, वो केंद्रीय स्तर का मंत्री होता है और स्ट्रॉप टॉलबोट अमेरिका में एक अंडर सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है। तो सबसे ज्यादा अपमानजनक तो ये बात है कि भारत के केंद्रीय स्तर का मंत्री अमेरिका के एक निम्न स्तर के सचिव के साथ बातचीत में लगा हो। अगर भारत सरकार के मंत्री श्री जसवंत सिंह जी, जो मंत्री की हैसियत से वहां पर हैं, सिर्फ योजना आयोग के उपाध्यक्ष की हैसियत से नहीं है, वो अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत करते, तो बात समझ में आती है कि एक मंत्री स्तर पर बातचीत कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने इतनी भी घास नहीं डाली कि वो अपने केंद्रीय स्तर के किसी मंत्री को बातचीत के लिए भेजे जसवंत सिंह जी को। और जसवंत सिंह जी का भी जो कहना है वो इसी तरह का कि अब हमको सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने की बात मान लेनी चाहिए। अगर अमेरिका हमको कुछ रियायत दे दे, क्या रियायत चाहते हैं ये? सिर्फ इतनी सी रियायत वो चाहते हैं, इतनी सी बात वो चाहते हैं जो उनके बयान में है कि अगर अमेरिका कुछ तरह की टेक्नोलॉजी देने के लिए हमको तैयार हो जाए तो हम सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर दें। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम होगा अगर भारत सरकार इसको करती है अगले हफ्ते भर में या 10 दिन में। आज के बयान से ऐसा लगता है कि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विदेश यात्रा से लौटेंगे, अभी यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल असेंबली का सेशन है उसमें भाषण देने के लिए वो गए हैं, हो सकता है वहीं पर हस्ताक्षर कर दें या हो सकता है उसके 1-2 दिन आगे पीछे हस्ताक्षर कर दें। इस देश के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक दुर्घटना होगी। माने मेरे अपने शब्दों में पिछले 50 साल में इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दुर्घटना होगी। एक राजनीतिक दुर्घटना मैं मानता हूं गेट करार पर हस्ताक्षर होना 15 दिसंबर 1994 को, और उससे बड़ी दूसरी दुर्घटना मैं मानता हूं सीटीबीटी पर हस्ताक्षर होना, जो अगले कुछ दिन में होगा। तो इस बात की गंभीरता का अध्ययन हम सबको करना होगा कि आखिरकार इनकी मजबूरी क्या है, ये कौन से दबाव में काम कर रहे हैं, भारत सरकार के ऊपर दबाव किस तरह के और बौखलाहट किस तरह की, और इसमें से बाहर निकलने के लिए हमको कोई रास्ता सुझाई देता है क्या, दिखाई देता है क्या? मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज से ही बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास हजारों लाखों पत्र पहुंचने चाहिए कि हम देश के लोग नहीं चाहते कि आप सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करें। हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन इस बात के लिए नहीं बनाया कि आप सीटीबीटी जैसी संधि पर हस्ताक्षर करें। कम से कम जब तक पार्लियामेंट इसके लिए आपको परमिशन नहीं देती, तब तक आप सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। हमारे यहां स्थिति शायद वैसी हो सकती है जैसे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पूरी तरह से अमेरिकन दबाव में सरेंडर कर गया है, और नवाज शरीफ ने सिर्फ घोषणा ही नहीं की सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने की, बल्कि नवाज शरीफ ने तो अपनी पार्लियामेंट में सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित करवाने की कोशिश की, जो दुर्भाग्य से पारित नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जितने एमपीज बैठे हैं वो सब इसके विरोधी हैं और वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चाहता है कि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करना चाहिए। यही स्थिति भारत में भी हो सकती है। हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री चाहते हो कि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करना चाहिए, लेकिन हमारी पार्लियामेंट में अगर यह प्रस्ताव आए
तो मैं 100% विश्वास से कह सकता हूं कि इस पर वोट नहीं पड़ेगा समर्थन में। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसद इसके विरोध में वोट डालें। जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री का यह प्रस्ताव पर पार्लियामेंट से पारित हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि अभी से भारत के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने की रणनीति हमको करनी होगी, और आप लोग अपनी व्यक्तिगत हैसियत से, आप अपने संगठन की हैसियत से, इस गांव के दूसरी संस्थाओं की हैसियत से 1000, 2000, 5000, 10,000 जितनी चिट्ठियां भिजवा सकें प्रधानमंत्री के हाउस में, प्रधानमंत्री के कार्यालय में, या यहां से टेलीग्राम जा सके, ताकि सरकार पर इस बात का दबाव बनना चाहिए कि भारत के लोग इसके समर्थन में नहीं हैं, और उनको ये बात का अंदाजा लग जाना चाहिए कि अगर हमने ये गलती की तो इसका भुगतान इस देश के लोग हमको करके दे देंगे। माने इस देश के लोगों को यह भी सिद्ध करना होगा कि वो राष्ट्र के साथ हैं या सरकार के साथ है। ये ऐसी संकट की घड़ी है इस समय देश के सामने। अब हमको या तो राष्ट्र को चुनना है या सरकार को चुनना है। मेरा मानना यह है कि सरकारें कुछ नहीं है राष्ट्र के साथ। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। सरकारें आज चल रही हैं, कल नहीं भी चलेंगी। प्रधानमंत्री रहेंगे, नहीं भी रहेंगे, लेकिन इस राष्ट्र को रहना है इस देश में। इसलिए राष्ट्र की कीमत पर कोई भी समझौता हो नहीं सकता, और राष्ट्र की राजनीतिक संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और कम से कम सीटीबीटी एक ऐसी संधि है जिस पर राष्ट्र की राजनीतिक संप्रभुता खतरे में टिकी हुई। इसमें 2-3 बातें बहुत ही भेदभावपूर्ण हैं। एक तो मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहली बात जो भेदभाव की है इस सीटीबीटी संधि में, वो ये कि भारत जैसे राष्ट्र पर अणु परीक्षण करने पर पूरी पाबंदी लग जाएगी, और अणु परीक्षण करने पर पाबंदी लग जाएगी तो आणविक हथियार बनाने पर पूरी पाबंदी लग जाएगी। और आप जानते हैं हमारे पड़ोसियों के पास आणविक हथियार हैं। हमने सिर्फ अणु परीक्षण किया था 11 और 13 मई को, अणु बम अभी तक नहीं बनाया। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर सरकार परमिशन दे तो शायद 400-500 अणु बम हमारे वैज्ञानिक अगले 5-7 वर्षों में, 10 वर्षों में बना सकते हैं, लेकिन बनाया अभी तक एक भी नहीं। जबकि हमारे पड़ोस में चीन है जिसके पास 46 अणु बम है। हमारा पड़ोसी रूस है जिसके पास 715 अणु बम है। हमारे यहां नजदीक है, बहुत नजदीक तो नहीं है, लेकिन ब्रिटेन है, उसके पास 180 परमाणु बम है। अमेरिका के पास 20,000 अणु बम है। फ्रांस के पास 1,500 से ज्यादा अणु बम है इस समय। तो इन सब देशों के पास हजारों की संख्या में अणु बम है, और इनमें से किसी भी देश ने अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि हम हमारे अणु बम को नाश करेंगे। ना अमेरिका चाहता है अपने अणु बम का सत्यानाश करना, ना फ्रांस चाहता है, ना चीन चाहता है, ना ब्रिटेन चाहता है, ना रूस चाहता है। इनमें से किसी भी देश ने अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि हम हमारे पारमाणविक हथियारों को समुद्र में उठाकर फेंक देंगे। वैसी स्थिति में भारत अगर यह संधि करता है तो भविष्य में किसी खतरे में हम फंस सकते हैं। और आप जानते हैं इस समय चीन की दोस्ती पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। अमेरिका की दोस्ती भी पिछले 50 साल से बहुत अच्छी है पाकिस्तान से। तो अमेरिका की दोस्ती और चीन की दोस्ती जो पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, चीन और अमेरिका जब भी चाहेंगे पाकिस्तान को आणविक हथियार उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि जब जब हमारा पाकिस्तान से झगड़ा हुआ है, अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा था। 1972 में जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था और हमारे देश की सेनाओं ने बांग्लादेश बनाने का अभिक्रम किया था। क्यों किया था? क्योंकि बंगाल में समस्या पैदा हो गई थी। बांग्लादेशी शरणार्थी भाग भाग कर बंगाल में आ रहे थे। 1 करोड़ से ज्यादा लोग बंगाल में आ चुके थे। पूरी अर्थव्यवस्था चौपट होना शुरू हो गई थी। तो बंगाल के मुख्यमंत्री के निवेदन पर और इस देश के तमाम दूसरे बड़े नेताओं के निवेदन पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसमें हस्तक्षेप किया था और बांग्लादेश को बनवाया था, ताकि हमारी समस्या टल जाए। हमारे यहाँ ये जो लगातार शरणार्थी आ रहे थे बांग्लादेश से, त्रिपुरा में घुस रहे थे, आसाम में घुस रहे थे, बंगाल में घुस रहे थे, इन शरणार्थियों की समस्याएं ठीक से सुलझ जाएं, इसके लिए बांग्लादेश बनाया था। वो बांग्लादेश बनाने का जो मुक्ति संग्राम चला, उसमें भारतीय सैनिकों ने बांग्लादेशी सेनाओं की मदद की थी और उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की थी। सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। अमेरिका ने इसके पहले भी पाकिस्तान की मदद की थी। 1965 में जब पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण हुआ था और भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के आक्रमण का पूरी ताकत से जवाब दिया था। लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के समर्थन में था। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में और उस आक्रमण का कोई आधार नहीं था। और उस 1962 के चीन के आक्रमण में जब भारत पर आक्रमण करके चीन ने हमारे देश की 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया था, जो आज भी उनके कब्जे में है। कैलाश मानसरोवर जो हमारे देश का तीर्थ स्थान है, आज चीन के कब्जे में है। अगर वहां जाना पड़ता है तो चीन की सरकार से हमको वीजा लेना पड़ता है। ये बहुत ही शर्म की बात है
कि अपने ही देश के एक बड़े तीर्थ स्थान में जाने के लिए मुझे चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है। ये 72,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन के कब्जे में है 1962 से। उस समय भी अमेरिका ने चीन का समर्थन किया था, हमारा समर्थन नहीं किया। और उसके पहले 1948 के साल में 1947-48 में जब आजादी मिल रही थी, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की तरफ से कबायलियों का जो आक्रमण हुआ था इस देश पर, तब भी अमेरिका ने समर्थन पाकिस्तान का ही किया था, भारत का नहीं किया। तो यह अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान समर्थक रहा है, कोई आज की बात नहीं। और हमेशा से जो देश पाकिस्तान समर्थक रहा है, कल पाकिस्तान को फिर वो मदद दे सकता है। पाकिस्तान इसलिए सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करे या ना करे, उनके लिए यह बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को अगर वो सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर दे तो भी अमेरिका से मदद मिलेगी, नहीं करेगा तो भी तो मिल तो रही है। अभी अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर जो आर्थिक पाबंदियां लगाई हैं, उन आर्थिक पाबंदियों को अमेरिकी सरकार वापस लेने जा रही है पाकिस्तान में गेहूं भेजने के लिए, क्योंकि वहां लोगों की भूख से मरने की घटनाएं शुरू हो गई। तो अमेरिकी सरकार अभी आर्थिक पाबंदी हटा के गेहूं बेचेगी पाकिस्तान में। हो सकता है कुछ दूसरे सामान भी पाकिस्तान में बेचे जाए। तो अमेरिका तो पाकिस्तान की हमेशा से मदद करता रहा, कोई आज की बात नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करती है नहीं करती है, उससे भारत को कुछ लेना देना नहीं है। भारत को अपने हित की बात पहले सोचनी होगी। और अगर एक बार हम इसमें एंटर कर गए तो ये सीटीबीटी एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें से बाहर निकलने का रास्ता नहीं। गेट करार तो कम से कम एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको रद्द भी किया जा सकता है, जिसमें से भारत सरकार बाहर भी निकल सकती है। 6 महीने का नोटिस देकर हम गेट करार को रद्द करवा सकते हैं अपनी तरफ से, 6 महीने का नोटिस देकर हम गेट करार में से बाहर आ सकते हैं। लेकिन सीटीबीटी संधि को जितना मैंने पढ़ा है और जाना, उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक बार अंदर घुस गए तो हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी सरेंडर हो जाएगी और हम छोटे छोटे मामलों में बड़े देशों पर निर्भर हो जाएंगे, अपनी सुरक्षा के मामले में भी बड़े देशों पर निर्भर हो जाएंगे। और आने वाला साल बहुत खतरनाक है। आने वाले साल में कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है। परिस्थितियां ऐसी बनती चली जा रही हैं पूरी दुनिया में कि कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है। अमेरिका ने अभी अफगानिस्तान पर जो बम गिराए थे, सूडान पर जो बम गिराए थे, उन दोनों बम के गिराने के बाद सूडान और अफगानिस्तान में इतनी तेजी के साथ अमेरिका के खिलाफ हवा पैदा हुई है कि कभी भी सूडान और अफगानिस्तान मिलकर अमेरिका पर आक्रमण कर सकते। एक बिन लादेन नाम का आदमी जो बिलियनर है, करोड़पति है, अरबपति है, जिसके पास पेट्रो डॉलर बहुत बड़ी मात्रा में है, उसने घोषित कर दिया है कि अब तो अमेरिका मेरा दुश्मन नंबर 1 है और अब मैं बता दूंगा कि अमेरिका रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये देश कभी भी आक्रमण करेंगे। और गल्फ देशों में तो अमेरिका के खिलाफ बहुत पहले से माहौल है। जब से इराक के खिलाफ अमेरिका ने स्टैंड लिया और इराक पर बमबारी की थी अमेरिकी सैनिकों ने, जिसमें 80 लाख इराकी मारे गए थे, तब से इराक तो खिलाफ है ही अमेरिका के। ईरान भी खिलाफ है अमेरिका के। ईरान और इराक दोनों अमेरिका के खिलाफ हैं, बस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिले और अमेरिका को सबक सिखाएं। ये दोनों देश इसलिए खिलाफ हैं अमेरिका के कि अमेरिका के कारण इन दोनों देशों को कुत्तों की तरह से लड़ना पड़ा 10 साल। अमेरिका ने इतना बड़ा धोखा दिया था ईरान और इराक को। वो धोखा क्या था? एक बार 1989 के साल की बात मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है, उसका नाम है वॉशिंगटन पोस्ट। तो वॉशिंगटन पोस्ट नाम के अखबार में 1989 के साल में एक खबर छप गई थी और खबर यह थी कि ईरान और इराक के बीच में एक बहुत बड़ा इलाका है रेगिस्तानी, जिसका नाम है शत अल अरब। तो ये जो शत अल अरब का रेगिस्तानी इलाका है, उस रेगिस्तानी इलाके में भयंकर तेल छुपा हुआ है, ऐसी खबर छपी अमेरिका के अखबार में। अमेरिका के अखबार में ये जो खबर छप गई, शत अल अरब के इलाके में भयंकर तेल छुपा हुआ है, तो उस खबर का प्रतिक्रिया क्या हुई? ईरान और इराक के अखबारों में भी ये खबर छपी कि वॉशिंगटन का अखबार कहता है कि यहां पर तेल छुपा हुआ। तो वो जो इलाका है शत अल अरब का, वो दो देशों के बीच की बफर स्टेट है। और बफर स्टेट माने नो मैन्स लैंड, जहां पर कोई रहता नहीं है और जहां पर कोई अपना क्लेम भी नहीं करता। वहां पर दो देशों की सीमाएं हैं। नो मैन्स लैंड काफी बड़े पैमाने पर है। तो ईरान और इराक की सरकारों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया कि हम तेल निकालेंगे कि तुम तेल निकालो। पहले शांति था, वहां पे कोई मुश्किल नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन जैसे ही ये खबर छपी तो तुरंत झगड़ा बढ़ गया और दोनों देशों ने कहा ये मेरा इलाका, ये तेरा इलाका। फिर ये झगड़ा यूनाइटेड नेशंस में गया और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिकी लोगों की मदद से यह तय करवा दिया गया कि इसका फैसला युद्ध लड़कर कर लो। तो अमेरिका ने ईरान और इराक के बीच में लड़ाई छिड़वा दी, युद्ध करवा दिया। अमेरिका का स्वार्थ क्या था? अमेरिका का स्वार्थ यह था कि ईरान और इराक जब आपस में लड़ेंगे तो उनके पास हथियार तो है नहीं, वो हथियार अमेरिका से खरीदेंगे। अमेरिका को अपने हथियार बेचने थे, अमेरिका को अपनी बंदूकें बेचनी थी, अमेरिका को अपने हवाई जहाज बेचने थे, अमेरिका को अपने बम वर्षक विमान बेचने थे।
तो अमेरिका को तमाम तरह के हथियार बेचने थे, क्योंकि अमेरिका दुनिया में हथियार बनाने वाला सबसे बड़ा देश है। आप आश्चर्य करेंगे कि अमेरिका की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है, जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है, उसका 2/3 हिस्सा हथियारों की बिक्री में लगा हुआ है। माने अगर 100 रुपए का उत्पादन होता है अमेरिका में, तो 75 रुपए का उत्पादन हथियारों का है, 25 रुपए का उत्पादन बाकी सामानों का। तो 2/3 अर्थव्यवस्था, उनकी 2/3 से भी ज्यादा अर्थव्यवस्था हथियारों के उत्पादन में लगी हुई है। तो हथियार पैदा करता है अमेरिका, लेकिन हथियार बिकने भी तो चाहिए। तो हथियार तभी बिकते हैं जब दुनिया में लड़ाइयां होती हैं, युद्ध होते हैं। तो अमेरिका हमेशा से यह कोशिश करता रहता है कि दुनिया में समय समय पर युद्ध होते रहे, ताकि उनके हथियार बिकते रहे। 1945 का जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो अमेरिका और यूरोप के देशों ने आपस में एक संधि कर ली थी, और उस संधि का नाम है नो वॉर पैक्ट। माने क्या है इसका? अमेरिका और यूरोप के देश कभी भी एक दूसरे पर युद्ध नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध यूरोप पर हुआ था, यूरोप की जमीन पर हुआ था, जिसमें फ्रांस बर्बाद हुआ, जर्मनी बर्बाद हुआ, बहुत सारे दूसरे देश बर्बाद हुए। तो इन देशों ने क्या संधि की कि हम आपस में कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो यूरोप के देशों ने आपस में संधि की, फ्रांस ने जर्मनी से की, जर्मनी ने फ्रांस से की, फिर फ्रांस ने स्पेन से की, स्पेन ने फ्रांस से की, और सब यूरोप के देशों ने आपस में मिलकर अमेरिका से संधि की कि हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे और अमेरिका भी हमसे कभी नहीं लड़ेगा। हम किसी पर हथियार नहीं फेंकेंगे, कोई हमारे ऊपर हथियार नहीं फेंकेगा। तो वहां तो युद्ध होने की संभावना है नहीं, क्योंकि संधि हो गई, और 1945 से यह संधि बराबर बनी हुई है। तो अब युद्ध कहां हो सकते हैं? तो उन्होंने ढूंढ रखा है कि दुनिया के ये जो गरीब देशों हैं, इनमें युद्ध करवाओ, क्योंकि यूरोप के देश अमेरिका से नहीं लड़ेंगे, अमेरिका यूरोप से नहीं लड़ेगा, तो आपस में तो ये युद्ध होंगे नहीं और कभी हथियार बिकेंगे नहीं। इसलिए दुनिया के गरीब देशों में युद्ध करवाओ। तो अमेरिका दुनिया के गरीब देशों में युद्ध करवाता रहता, और वो युद्ध उसने करवाया ईरान इराक के बीच में, किस तरह से? तेल की होने की खबर छपाकर। और बाद में दोनों देशों ने यह फैसला किया कि अभी इस तेल को निकालना है, तो कौन इसका मालिक होगा, इस पर लड़ाई हुई। तो लड़ाई जब शुरू हो गई ईरान और इराक में, तो अमेरिका की कंपनियों ने इराक को भी हथियार बेचे, ईरान को भी हथियार बेचे। लड़ रहे थे दो देश कुत्ते की तरह से, हथियार बिक रहे थे अमेरिका के, और 10 साल तक दोनों देश लड़ते रहे। और 10 साल में लड़ने के बाद हथियार खत्म हो गए, हथियारों के गोदाम खाली हो गए, गोदामों में कुछ भी हथियार बचा नहीं, सब हथियार चल गए। तो अमेरिका ने फिर क्या कहा इन दोनों देशों से कि भाई अभी शांति कर लो, क्योंकि हथियार खत्म हो गए, अब शांति कर लो। तो इन दोनों देशों को शांति के लिए एक बैठक बुलाई गई न्यूयॉर्क में। उस बैठक में चौधरी अमेरिका बन गया, और दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सामने बिठाकर बोला कि अभी भाई लड़ते क्यों हो, आपको तेल ही चाहिए ना, तो शत अल अरब में जितना तेल निकलेगा उसका आधा ईरान ले लेगा, आधा इराक ले लेगा। आप देखिए अमेरिका कितना बेईमान और बदमाश देश है। यही बात पहले भी हो सकती थी, युद्ध होने के पहले, कि जितना तेल निकलेगा आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो, लेकिन नहीं होने दिया। पहले युद्ध करवाया, 10 साल तक युद्ध चलवाया, उसके बाद हथियार बिकवाए। जब हथियार खत्म हो गए तब शांति की बात की, और उसके बाद हो गया फैसला। फैसला यह हो गया कि ठीक है, जितना तेल निकलेगा उसमें से आधा इराक लेगा, आधा ईरान लेगा। फिर परेशानी इस पर आई कि तेल निकालेगा कौन? तो अमेरिका ने कहा कि ठेका मुझको दे दो, मैं निकालता हूं तेल। और एक अमेरिकी कंपनी है, उसका नाम है एक्सॉन, उसको ठेका मिल गया। अभी आप देखिए अमेरिका ने किस तरह से माने इन सबको मिसलीड किया, दोनों देशों को, कि लड़वा दिया, हथियार बेचे, फिर तेल निकालने का ठेका भी खुद ले लिया। अभी एक्सॉन कंपनी ने तेल निकालने का काम शुरू किया, तो एग्रीमेंट ये कर लिया पहले ही कि हमको एडवांस में पैसा चाहिए तेल निकालने के लिए। तो दोनों देशों के पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने विश्व बैंक से कर्जा लेकर पैसा दे दिया उस कंपनी, और उस कंपनी ने तेल निकालने का धंधा चालू किया। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया। 2 साल के बाद कंपनी ने कह दिया कि इस पूरे इलाके में कहीं भी तेल ही नहीं है। अब तब दोनों देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने सिर पे हाथ पीटा और कहा कि कहां हम फंस गए, इस अमेरिका जैसे नालायक देश की चक्कर में फंसकर पूरा बर्बाद कर लिया। और उस 10 साल के युद्ध में ईरान चौपट हो गया, इराक बर्बाद हो गया। लाखों लोग ईरान के मरे, लाखों लोग इराक के मरे। और उस बर्बादी के बाद ऐसी बर्बादी आई है कि अभी तक वो संभल नहीं पाए। ऐसे अमेरिका तमाशा करता रहता है। तो ईरान भी अमेरिका के खिलाफ है, इराक भी अमेरिका के खिलाफ। और अभी जब गल्फ वॉर हुआ था दोबारा से 1990 में, जब इराक के ऊपर आक्रमण किया था अमेरिका ने और 28 देशों ने मिलकर, 80 लाख इराकी उसमें मारे गए थे। अमेरिका ने इराक के स्कूलों पर बम गिराए थे, अमेरिका ने इराक के हॉस्पिटल्स पे बम गिराए थे, अमेरिका ने इराक के मस्जिदों पर बम गिराए थे, जबकि ये तीनों ही स्थानों पर बम नहीं गिराए जाते। जब भी युद्ध होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून है
कि स्कूलों पे बम नहीं गिराया जाएगा, हॉस्पिटल्स पे बम नहीं गिराए जाएंगे और धार्मिक स्थानों पर बम नहीं गिराएंगे, लेकिन अमेरिकी सैनिकों ने गिराए और 80 लाख इराकी मर गए। तब से इराक में भयंकर अमेरिका का विरोध है और इराकी राष्ट्रपति भी बहुत अमेरिका विरोधी। तो अभी हालात ऐसे बन रहे हैं कि ये सब के सब गल्फ देश शायद एक ना हो जाएं अगले साल तक, और अगर ये एक हुए तो हो सकता है ये जमकर आक्रमण करेंगे और तब कोई विश्व युद्ध हो सकता है, और ऐसी स्थिति में अपने देश की सुरक्षा का सवाल आएगा और तब हमको अफसोस होगा इस बात पर कि क्यों हमने सीटीबीटी पर साइन किया। अगले 1-1.5 साल के बाद परिस्थिति इतनी तेजी से बदलने जा रही है पूरी दुनिया की, शायद मई 99 के बाद युद्ध शुरू ही ना हो जाए। आप कहेंगे राजीव भाई आप कोई प्रोफेसी कर रहे हैं, मैं कोई प्रोफेसी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। जो आर्थिक राजनीतिक स्थितियां पैदा हुई हैं पूरी दुनिया में, उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये बता रहा हूं कि हो सकता है मई 1999 के बाद युद्ध ना शुरू हो जाए। उसके कारण क्या है? एक तो कारण यह है कि ये गल्फ देशों ने एक होना शुरू कर दिया। जिस दिन सूडान, अफगानिस्तान और लीबिया और उनका एक देश है सऊदी अरब, सऊदी अरब में इस समय अमेरिकी सैनिक पड़े हुए हैं। जिस दिन सऊदी अरब की सरकार ने फैसला किया कि हम अमेरिकी सैनिकों को अपनी जमीन पर नहीं रहने देंगे, उसी दिन युद्ध शुरू हो सकता है। बस देर अब इसी बात की है कि सऊदी अरब से जिस दिन अमेरिकी सैनिक हटना शुरू होंगे, उसी दिन से युद्ध शुरू हो सकता है। और वैसी युद्ध की परिस्थिति में अपने देश की सुरक्षा का सवाल सबसे महत्वपूर्ण होगा, और तब शायद हमको अफसोस होगा कि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर क्यों किया गया। और इस युद्ध के एक दूसरे कारण और हैं कि एक तो ये गल्फ देशों में एकता हो रही है, दूसरी तरफ जनवरी 1999 के बाद यूरो डॉलर नाम की एक करेंसी आ रही है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। यूरोप के 12 देश एक हो गए, उन्होंने कॉमन यूरोपियन मार्केट बना लिया। फिर कॉमन यूरोपियन मार्केट के बाद उन्होंने एक करेंसी बनाई है, सब देश एक ही करेंसी चलाएंगे। फ्रांस की करेंसी खत्म हो जाएगी, जर्मनी की करेंसी खत्म हो जाएगी, ब्रिटेन अभी उसमें शामिल नहीं है, फ्रांस है, जर्मनी है, हॉलैंड है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, ये सभी देश एक हो रहे हैं, अपनी अपनी करेंसी खत्म करेंगे और एक ही करेंसी चलेगी पूरी दुनिया में, यूरो डॉलर। तो यूरो डॉलर जनवरी में आ जाएगा 1999 में, और मई 1999 तक उसकी कीमत तय की जाएगी। और जब कीमत तय होगी तो डॉलर की तुलना में यूरो डॉलर आ जाएगा। माने दुनिया में 2 हार्ड करेंसी आएंगी, एक तो डॉलर अभी है, फिर यूरो डॉलर आ जाएगा। और यूरो डॉलर का दाम निश्चित रूप से डॉलर से महंगा होगा, माने यूरो डॉलर मजबूत होगा, डॉलर कमजोर होगा। क्यों होगा? पिछले 50 साल में डॉलर के दाम में 800% गिरावट आई है डॉलर के दाम में, और ये 800% जो गिरावट आई है माने मुद्रा की परचेजिंग कैपेसिटी 800% कम हुई है डॉलर, इसलिए डॉलर को उन्होंने मेंटेन करके रखा। और अभी इस समय चूंकि डॉलर की तुलना में कोई दूसरी बड़ी करेंसी दिखाई नहीं देती सारी दुनिया में, और अमेरिका ही एक चौधरी दिखाई देता है पूरी दुनिया में, जनवरी 1999 में तो यूरो डॉलर आ जाएगा, तो यूरो डॉलर मजबूत होगा, डॉलर कमजोर होगा और डॉलर की कीमत गिरना शुरू होगी, यूरो डॉलर तेजी से आगे बढ़ेगा। यूरो डॉलर इसलिए भी मजबूत होगा क्योंकि नई नई करेंसी जब शुरू होती है दुनिया में, तो उस नई करेंसी की कीमत सबसे ज्यादा होती है। जब भी नई करेंसी शुरू होती है तो यूरो डॉलर मजबूत होगा, डॉलर कमजोर होगा, तो अमेरिका का फिर संकट बढ़ेगा और हो सकता है अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। और वो संकट कैसा होगा? जैसे ही डॉलर की कीमत गिरना शुरू होगी, अमेरिकन स्टॉक मार्केट गिरेगा, और अमेरिकन स्टॉक मार्केट अगर गिरना शुरू हुआ तो अमेरिकन कंपनियां दिवालिया होंगी जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, और अमेरिकन कंपनियां दिवालिया होंगी, बैंकरप्ट होंगी, उसके साथ साथ अमेरिका की बैंकें भी बैंकरप्ट होंगी, अमेरिका की बैंकें भी दिवालिया होंगी, क्योंकि अमेरिकी बैंकों का काफी पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। तो एक साथ बहुत सारी अमेरिकी बैंकें और अमेरिकी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी, इंसॉल्वेंट हो जाएंगी, भिखारी हो जाएंगी, और ऐसी स्थिति में अमेरिका और बौखलाएगा, और इधर ये गल्फ देशों में एकता होना शुरू हो जाएगी, और तब ये मिलकर कहीं अटैक कर सकते हैं, और हो सकता है कि युद्ध शुरू हो इसी गल्फ में कहीं किसी स्थान से। हो सकता है इजराइल युद्ध भूमि बने। आपकी बात, पिछली बार फ्रांस बना था युद्ध भूमि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, थर्ड वर्ल्ड वॉर में हो सकता है इजराइल युद्ध भूमि बने, और हो सकता है लाखों लाखों लोग उसमें मारे जाएं। और वैसी परिस्थिति में हमको हमारे देश की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा, इस दृष्टि से विचार करना। और इसलिए मुझे लगता है कि यह सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है। सीटीबीटी जैसी संधि पर हस्ताक्षर करना भारत की राजनीतिक संप्रभुता को गिरवी रखना है, और यह काम नहीं होना चाहिए। और अगर यह हुआ तो इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसको मैं गेट करार से भी बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं। और इनके दबावों की हमको समीक्षा भी कर लेनी चाहिए
कि किस तरह के दबाव में इस समय हम फंस गए हैं। आप सोचिए, जरा से दबाव आए हैं, उसी में सरकारों ने सरेंडर कर दिया है। इससे ज्यादा दबाव अगर आ गए तो फिर क्या होगा। और अब मुझे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भारत के राजाओं ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया होगा। ऐसे ही हुआ होगा। आज के राजा जिस तरह से सरेंडर कर रहे हैं अमेरिका के सामने, ऐसे ही भारत के पुराने जमाने के राजाओं ने सरेंडर किया होगा अंग्रेजों के सामने। तो शायद अपना इतिहास फिर दोहरा रहा है अपने आप। और मुझे ऐसा लगता है दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री एक गंभीर बात कहते रहे और वो बात सच होते हुए दिखाई दे रही है कि जिस देश की जनता सो जाती है और जिस देश में प्रबुद्ध वर्ग सिर्फ अपने स्वार्थ में डूब जाता है, उस देश का इतिहास बार बार अपने आप को दोहराता है। तो शायद भारत का इतिहास अपने आप को दोहराने की स्थिति में है। ऐसी परिस्थिति में हमको गंभीरता से सोचना चाहिए। और हमारे देश की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है इस दृष्टि से कि हमारे ऊपर पिछले 1000 साल में बहुत आक्रमण हुए। आजादी के बाद तो मैंने बताया 4 आक्रमण हुए, 3 तो प्रत्यक्ष रूप से हुए, एक परोक्ष रूप से हुआ। 1972 का आक्रमण परोक्ष आक्रमण था, लेकिन 1965 का आक्रमण भारत के ऊपर सीधा आक्रमण था। 1962 का आक्रमण भारत के ऊपर सीधा आक्रमण था। 1947-48 का आक्रमण, फिर 1949 का आक्रमण भारत के ऊपर सीधा आक्रमण था। तो आजादी के बाद 4 आक्रमण हुए और आजादी के पहले 1000 से ज्यादा आक्रमण हमारे देश पर हुए। पिछले 1500 साल के इतिहास में हमारे देश के ऊपर 1000 से ज्यादा आक्रमण हो चुके। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, जिसको मैं पहला आक्रमण मानता हूं, परदेशी आक्रमण। और 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, लगातार कुछ ना कुछ परदेशी आक्रमण होते ही रहे। और 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिर महमूद गजनवी के जो आक्रमण हुए इस देश के ऊपर, और 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक तो आक्रमणों की लाइन लग गई थी। भयंकर परदेशी आक्रमण इस देश पर हुए हैं 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच। और 14वीं शताब्दी के बाद 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में तो 2 तरफ से एक साथ आक्रमण हुए। एक तो मुस्लिम आक्रांता हमारे देश पर चढ़े, दूसरी तरफ से पुर्तगाली घुसे हमारे देश में। वास्को डी गामा आया, वो आक्रमण ही करने के लिए आया था, भारत की खोज करने नहीं आया था। ये बहुत गलत बात है जो भारत के इतिहास में पढ़ाई जाती है कि वास्को डी गामा भारत की खोज करने के लिए आया। वो भारत की खोज कर कैसे सकता? भारत तो वास्को डी गामा के 5000 साल पहले से है दुनिया में। तो जो देश 5000 साल पहले से दुनिया में उपस्थित है, उसकी खोज कैसे कर सकता है कोई? खोज तो उस बात की जाती है जो पहले नहीं हो कोई वस्तु। तो ये बहुत गलत बात भारत के इतिहास में पढ़ाते हैं कि वास्को डी गामा खोज करने आया था, लूटने आया था, आक्रमण करने आया था। और वास्को डी गामा ने आक्रमण किया था, उसके बाद पुर्तगाली आक्रमण इस देश के ऊपर हुए थे। और उन आक्रमणों का नतीजा क्या निकला था? हमारे देश का गोवा 450 साल तक पुर्तगालियों का गुलाम हो गया था। हिंदुस्तान का मालाबार का इलाका सैकड़ों साल तक पुर्तगालियों के कब्जे में चला गया था। और उसके बाद फिर फ्रांसीसी आक्रमण हुए, डच आक्रमण हुए, अंग्रेजों के आक्रमण हुए। और उसके बाद 1947 में जब हमने आजादी पाई, तब तक 1000 से ज्यादा आक्रमण हम झेल चुके थे। और आजादी के पहले हुए, आजादी के बाद भी हुए। और बार बार एक ही गलती हमने दोहराई है कि बाहर से आक्रमण हुए, उसमें नुकसान उठाया, फिर बात कहना शुरू किया कि हमको ऐसा करना चाहिए था, हमको वैसा करना चाहिए था, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमको वैसे नहीं करना चाहिए। नुकसान उठाने के बाद फिर विश्लेषण करते हैं। पहले नुकसान उठा लेते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं। नुकसान उठाने के पहले विश्लेषण अगर करते तो शायद देश का कुछ भला हो जाता। और आज भी वही स्थिति आएगी कि अभी सीटीबीटी पे हस्ताक्षर कर देंगे, अगले साल जब नुकसान हो जाएगा तब विश्लेषण किया जाएगा कि वो सही था या गलत था। जब होने के पहले विश्लेषण नहीं करेगा कोई। और ये हमारे लिए सबसे गंभीर बात है कि आजादी के पहले जिस देश के ऊपर 1000 से ज्यादा आक्रमण हुए हों, आजादी के बाद पिछले 4 साल में 4 परदेशी आक्रमण हो गए हों और हर बार हमको नुकसान उठाना पड़ा हो, कल को फिर कोई परदेशी आक्रमण हुआ तब क्या करेंगे? कोई गारंटी दे सकता है इस बात की कि भारत पर आगे साल कोई आक्रमण नहीं होगा? जो हालत इस समय चीन की है, जो हालत इस समय पाकिस्तान की है, और अब तो रूस ने अमेरिका के साथ ये बातचीत करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सरकार अभी रूस की सरकार को एक सुझाव दे रही है और वो सुझाव ये है कि रूस की भारत के साथ जो रक्षा संधि है उसको तोड़वा दिया जाए। इसका मतलब क्या है? रूस की सरकार और भारत की सरकार ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने के लिए एक संधि की हुई है जिसका नाम है रक्षा संधि। उसका मतलब यह है कि रूस कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, भारत कभी रूस पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन अब अमेरिकी सरकार कह रही है रूस को कि आप अपनी सुरक्षा संधि तोड़ो भारत से। इसका मतलब रूस भी भारत पर आक्रमण कर सकता है या रूस की जमीन इस्तेमाल की जा सकती है भारत पर आक्रमण करने के लिए। अमेरिका उस जमीन का इस्तेमाल कर सकता है।
तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे गारंटी से कह सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई परदेशी आक्रमण नहीं होगा? हम कैसे खुशफहमी में रह सकते? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो मुझे इस देश का लगता है वो ये कि आजादी के बाद पिछले 50 साल में हम हमारे देश के लिए कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति नहीं बना पाए। पिछले आजादी के पहले जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, या उसके पहले भी जो परदेशी आक्रमण हुए हमारे देश के ऊपर, 1000 साल लगातार हमारा समाज झेलता रहा परदेशी आक्रमणों को। लेकिन इस देश में उन 1000 साल के परदेशी आक्रमणों के बाद भी कोई सबक नहीं सीखा इस देश की सरकारों ने, और कोई ऐसी ठोस योजना नहीं बना पाई आज तक कि कल को फिर परदेशी आक्रमण हो जाए तो देश की क्या स्थिति हो, कैसे झेलेंगे हम उसको। क्योंकि 1949 में जो हुआ था तमाशा, 1947-48 में जब भारत विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तुरंत पाकिस्तान की तरफ से जो आक्रमण हुआ तो पाकिस्तानी कबायलियों ने लगातार कश्मीर को घेरना शुरू किया, और कश्मीर को घेरते गए, पूरा कश्मीर उनके कंट्रोल में चला गया। फिर जम्मू की तरफ बढ़े, जम्मू से मुश्किल से 13 किलोमीटर दूर रह गई थी पाकिस्तानी सेना। तब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेनाओं का जवाब दिया था। तब तक क्या कर रहे थे? राजा हरि सिंह से बातचीत चल रही थी। राजा हरि सिंह तैयार नहीं था कश्मीर को भारत में विलय कराने के लिए, और भारत सरकार कहती थी कि जब तक तुम नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। उस समय अगर राजा हरि सिंह को एक बाजू में रखकर पाकिस्तानी सैनिकों को भगा दिया जाता तो आज ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की समस्या है ये हमारे गले की समस्या नहीं बनती। हमारे ही देश का इलाका है जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। हमारे ही देश के हैं 3 डिवीजन पूरे के पूरे जो पाकिस्तान के कब्जे में है भारत का इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है। यह इसी कारण से हुआ कि लगातार देरी की गई और पाकिस्तानी सेनाओं ने एक बड़े इलाके पर कंट्रोल कर लिया। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने जब पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे खदेड़ा तो ज्यादा दूर तक खदेड़ नहीं पाए, तुरंत समझौता हो गया। और समझौता क्या हुआ? जहां पर भारतीय सैनिक हैं वो जमीन भारत की, जहां पर पाकिस्तानी सैनिक हैं वो जमीन पाकिस्तान की। ऐसे बेवकूफी के समझौते करते रहे हमारे नेता। तो उसमें नतीजा क्या निकला कि हमारे देश के 3 डिवीजन पाकिस्तान के कब्जे में चले गए, जो आज भी हमारे लिए सिरदर्द पैदा किए हुए। और यह कश्मीर की समस्या वहीं से पैदा हुई। ना तो वो हमारे 3 डिवीजन जाते पाकिस्तान के कंट्रोल में, ना तो आज ये समस्या होती कश्मीर की। और ये समस्या पता नहीं कितने दिन और चलेगी, कितने लाख लोगों के बलिदान ले लेगी, कितने लाख लोगों को अपने घर उजड़वाने पड़ेंगे, कितने लाख लोगों को वहां से भागना पड़ेगा, उसका कुछ अंदाजा नहीं किया उस समय के नेताओं ने, और एक नासूर बन के छोड़ गया। फिर उसके बाद दोबारा गलती हुई। दोबारा क्या गलती हुई? 1962 में पंडित नेहरू ने नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। जो चीन कभी भाई हो नहीं सकता उसको भाई बना लिया। और चीन गए पंडित नेहरू राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि भाई था ना वो, तो राखी बंधवाने गए चीन में। और राखी बंधवा के जब पंडित नेहरू लौटे वापस तो चीन ने आक्रमण कर दिया भारत के। इतने बड़े धोखे में रह गए पंडित नेहरू, और इतने बड़े धोखे में रखा पूरे भारत को कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और चीन चढ़ बैठा हमारे ऊपर। जिसको आज आप अरुणाचल प्रदेश कहते हैं उसको उस जमाने में नेफा कहते थे, नेफा प्रदेश। तो चीन घुस गया नेफा में और भयंकर आक्रमण किया चीनी सैनिकों ने। पंडित नेहरू तैयार नहीं थे उसके लिए। भारतीय सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। भारतीय सैनिक सीमा छोड़कर भाग गए और चीन के सैनिक घुसते चले गए। उसके बाद क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश की बहनों के साथ चीन के सैनिकों ने जिस तरह से बलात्कार किए, जिस तरह से उनकी हत्याएं की, तो अरुणाचल के नौजवानों का खून खौलने लगा। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। भारतीय सैनिक मदद के लिए थे नहीं, क्योंकि भारतीय सैनिकों को वहां से भगा दिया गया था, वापस बुला लिया गया था। तो अरुणाचल प्रदेश के भाइयों ने लाठी से, डंडे से, जो भी उनसे बन पड़ा, चीनी सैनिकों का मुकाबला किया और उसमें हजारों सैनिक मारे गए, अरुणाचल प्रदेश के बेकसूर नौजवान। उसका दर्द आज भी उनके दिल में है। और आप जाइए उनसे बात करिए तो वो पूछते हैं कि हमको भारत ने दिया क्या? जब हमारे ऊपर चीन का आक्रमण हुआ था तो आपके सैनिक तो कभी आए नहीं हमारे बचाव के लिए। हमको तो खुद झेलना पड़ा चीनी आक्रमण। और उसमें नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई करते करते 72,000 वर्ग मील जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया, जो आज भी उनके कब्जे। पहले नुकसान उठाया 1948-49 में, फिर नुकसान उठाया 1962 और फिर 1965 में नुकसान उठाया। 1965 में क्या हुआ? पाकिस्तान ने आक्रमण किया। उस समय थोड़ी गनीमत यह थी कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पूरी ताकत से पाकिस्तानी आक्रमण का जवाब दिया। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे तक खदेड़ दिया। तब अमेरिका बीच में आया और अमेरिका ने दबाव डाला। और अमेरिका ने जो दबाव डाला वो इस बात का कि पाकिस्तान के साथ संधि करो। माने भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया था बहुत पीछे तक। लाहौर और रावलपिंडी तक भारतीय सैनिकों का कंट्रोल स्थापित हुआ था। लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर लाल बहादुर शास्त्री को समझौता करना पड़ा।
लाल बहादुर शास्त्री नहीं चाहते थे वो समझौता। एक बार तो लाल बहादुर शास्त्री ने अमरीकी दबाव को एक किनारे लगा दिया। अमेरिका ने धमकी क्या दी कि उस समय अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आता था इस देश में, PL-480 के नाम पर। जो बुजुर्ग लोग यहां बैठे हैं वो जानते होंगे कि अमेरिका से वो जो लाल रंग का गेहूं आता था 1965 के साल में, उसको अमेरिका में जानवर भी नहीं खाते थे, उसको भारत को बेचा जाता। तो लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिकी धमकी के सामने झुकने से मना कर दिया। तो अमेरिका ने क्या कहा कि हम आपको गेहूं देना बंद कर देंगे। शास्त्री जी ने कहा बंद कर दो, हमें आपका गेहूं चाहिए भी नहीं। तो फिर अमेरिका की धमकी आई कि आपके लोग भूखे मर जाएंगे। शास्त्री जी ने कहा हम भूखे मरेंगे, लेकिन हमको अपमानजनक शर्तों पर यह संधि मंजूर नहीं है आपसे। और शास्त्री जी ने हिम्मत दिखाई, PL-480 का गेहूं खरीदना बंद कर दिया। फिर देश में गेहूं की थोड़ी कमी आ गई, तो शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील की कि हम एक समय भोजन करना बंद कर दें। और देश के करोड़ों लोगों ने शास्त्री जी की बात का जवाब दिया। करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। इस घटना से सिद्ध क्या होता है, इस देश का कोई भी नेता जनता से जब भी कोई कुर्बानी मांगता है तो जनता कभी पीछे नहीं हटती। सवाल नेताओं की इंटीग्रिटी का है। जनता इस देश में बहुत मजबूत है, जनता कभी सरेंडर नहीं करती। जनता ने भूखा रहना मंजूर किया, लेकिन शास्त्री जी पर इस बात का किसी आदमी ने दबाव नहीं डाला कि आप अमेरिका से गेहूं खरीदिए, हम भूखे नहीं रहेंगे। लोगों ने कहा हम भूखे रहेंगे, सम्मान के साथ हमको भूखा रहना मंजूर है, बजाय इसके कि हम अमेरिका से गेहूं खरीदें और अपमानजनक शर्तों पर उसको हम खाएं। लेकिन दूसरी बार शास्त्री जी दबाव में आए और फिर भारत के ही अंदर के नेता अमेरिका समर्थन के हो गए और भारत के नेताओं ने फिर शास्त्री जी को कहना शुरू किया कि पाकिस्तान से समझौता करना चाहिए और पाकिस्तान से समझौता करना पड़े। तो शास्त्री जी बहुत ही बुझे मन से, दबे हुए मन से गए ताशकंद समझौता करने के लिए, और ऐसा समझौता हुआ कि वो वापस नहीं लौटे। समझौते में क्या हुआ कि जो जमीन भारतीय सैनिकों ने जीती थी वो सारी की सारी जमीन समझौते में हार दी और शास्त्री जी भी उस समझौते में चले गए। शास्त्री जी की डेड बॉडी लौटी थी ताशकंद से, शास्त्री जी नहीं लौटे। हमने इतनी बड़ी गलती की 1965 में कि एक तो देश का प्रधानमंत्री खोया और दूसरा देश की जमीन खोई जो जीती थी पाकिस्तान से, और एक ऐसा प्रधानमंत्री खोया जिसके बारे में मैं कह सकता हूं ना भूतो ना भविष्यति, न कभी हुआ न कभी होगा। जब युद्ध शुरू हो गया था पाकिस्तान की तरफ से, तो शास्त्री जी ने सारे देश के लोगों से एक अपील की थी कि घर का पैसा बचाओ, खर्चे कम करो, क्योंकि युद्ध के समय में सेविंग्स की बहुत जरूरत होती है सरकार, और जिस देश में सेविंग्स जितनी ज्यादा होती हैं डोमेस्टिक स्तर पे, घरेलू स्तर पे, वो देश युद्ध उतने ही अच्छे तरीके से लड़ सकता है। तो शास्त्री जी ने लोगों से अपील की कि आप पैसा बचाओ, खर्चे कम करो, लेकिन दूसरों से अपील करने से पहले शास्त्री जी ने अपने खर्चे कटौती किए थे। और जानते क्या खर्चा सबसे पहले कटौती किया? उनके घर में एक बाई आती थी उनका कपड़ा धोने की, तो शास्त्री जी ने बाई को कह दिया कि कल से तुम कपड़ा धोने मत आना मेरे। तो बाई ने पूछा कि कपड़ा कौन धोएगा, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहती थी, ललिता शास्त्री उस समय बहुत बीमार रहती थी। तो शास्त्री जी ने कहा मैं खुद धोऊंगा। कपड़े तो ज्यादा रखते ही नहीं थे, 2 जोड़ी कपड़े रहते थे, 1 जोड़ी सुखाते थे, 1 जोड़ी धोते थे। 2 धोती थी उनके पास, 2 कुर्ते थे, 1 जोड़ी चप्पल थी और 1 खादी की बनियान रहती थी, 1 अंडरवियर रहता था। ये कपड़े थे उनके। तो उन्होंने कहा मैं खुद धो लूंगा। फिर दूसरे अपने घर में कटौती कैसे की उन्होंने? भारत के प्रधानमंत्री की बात देखिए, उनके घर में एक बाई आती थी उनके कमरे में झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए। उन्होंने कहा तुम भी कल से मत आना। तो उस बाई ने पूछा घर में झाड़ू कौन लगाएगा? उन्होंने कहा मैं मेरा कमरा साफ कर लूंगा, बाकी अपने बेटों को कहूंगा कि वो सब घर की सफाई करें, क्योंकि मैं पैसा नहीं दे सकता। दूसरों से मैं कह रहा हूं तो पहले मुझे करना होगा। उसके बाद तीसरी घर की कटौती कैसे की उन्होंने? उनके घर में एक ट्यूटर आता था जो उनके सबसे बड़े बेटे को अंग्रेजी पढ़ाता था। उनका बेटा अंग्रेजी में फेल हो गया था, तो एक बड़ा ट्यूटर आता था घर में पढ़ाने के लिए। तो शास्त्री जी ने कहा कि कल से तुम मत आना। तो उस ट्यूटर ने कहा कि आपका लड़का बहुत कमजोर है अंग्रेजी में और वो पास नहीं होगा तो 1 साल उसका बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा इस देश के लाखों करोड़ों बच्चे फेल हो जाते हैं, मेरा बेटा भी फेल हो जाएगा, कौन सी इसमें खास बात है? मैं कोई विशेष आदमी तो नहीं हूं, एक साधारण आदमी हूं मैं इस देश का। तो वो ट्यूटर भी हटा दिया। इस तरह से अपने खर्चों में कटौती की एक ऐसे व्यक्ति ने जो उस समय भारत का प्रधानमंत्री था। आज तो कोई नहीं दिखाई देता ऐसा नहीं। संकट की स्थिति तो आज भी है इस देश में, आर्थिक हालत तो बहुत खराब है इस देश में। बताइए कब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने अपने खर्चे में कटौती करने की कोई बात कही? आज के नेताओं ने तो अपने खर्चे 3-3 गुने बढ़ा लिए। आपको मालूम है सभी नेताओं की पगारें 3-3 गुनी बढ़ गई। अभी पिछले 1 महीने से प्रधानमंत्री की पगार 3 गुनी बढ़ गई, राष्ट्रपति की पगार 3 गुनी बढ़ गई।
मुख्यमंत्रियों की पगारें 3 गुनी बढ़ गई, राज्यपालों की पगारें 3 गुनी बढ़ गई। देश की आर्थिक हालत बहुत खराब है, सरकार के पास पैसा नहीं है और प्रदेशों से आने वाली मदद भी रुकी हुई है क्योंकि आर्थिक पाबंदी है। वैसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता था कि ये सब नेता लाल बहादुर शास्त्री वाला उदाहरण पेश करेंगे कि पगारें नहीं लेंगे 1-2 साल के लिए, देश की स्थिति जब तक सुधरेगी नहीं। लेकिन इन सब नेताओं ने तो अपनी पगारें 3-3 गुनी बढ़ाई। इसलिए मैंने कहा था कि शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे, ना भूतो ना भविष्यति। शायद ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है इस देश में। और क्या हो गया था, युद्ध जब शुरू हो गया था तो एक दिन शास्त्री जी की पत्नी ललिता जी ने कहा कि आपकी धोती फट गई है, आप एक नई धोती ले आइए। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा ये होगा कि तुम उसको सुई धागे से सिल दो। अभी नई धोती लाने के बारे में मैं कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पगार लेना भी बंद कर दिया, तो पैसा तो है नहीं, मैं नई धोती लाऊंगा कहां से। जितने कम से कम खर्चे में तुम घर का काम चला सको उतने की बात करो। तो उन्होंने पूछा अपनी पत्नी से कि बोलो कितने कम से कम पैसे में घर का खर्च चल सकता। तो उनकी पत्नी ने कहा कि कुछ 300 रुपए में चल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, 275 रुपया कल से मैं दूंगा और कोशिश करो कि 25 रुपए की भी कटौती हो जाए किसी तरह से। ऐसा प्रधानमंत्री था इस देश का जिसको हमने खोया 1965 की शांति वार्ता। एक तो जमीन खोई इस देश की, दूसरा ऐसा प्रधानमंत्री खोया। इतनी भयंकर गलतियां हुई इस देश में। और फिर 1972 में एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मुझे ऐसा लगता है कि या तो श्रीमती इंदिरा गांधी को बांग्लादेश युद्ध में पैर फंसाना नहीं चाहिए, उनका आंतरिक मामला था, वो सुलझा लेते, और अगर पैर फंसाया तो पूरी इज्जत के साथ बाहर आना चाहिए था। जानते हैं क्या हुआ था? भारतीय सैनिक गए, पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवाया। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया भारतीय सेना के सामने, और वो सब हमारे प्रिजनर थे। लेकिन उन सबको छोड़ दिया गया, सबके सब छोड़ दिए। और उन्हीं में से बहुत सारे सैनिक हैं जो आज आईएसआई के एजेंट बनकर हमारे देश की नाक में दम किए थे। इतनी भयंकर गलती हुई थी 1972। तो ये गलतियां हर बार होती रही हैं इस देश में, और इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि कल कहीं फिर से कोई परदेशी आक्रमण हुआ इस देश के ऊपर तो हमारी अपनी सुरक्षा व्यवस्था क्या है, हमारी सुरक्षा की नीति क्या है। और ऐसी परिस्थिति में जब सीटीबीटी को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही खतरनाक कदम है जो भारत सरकार उठाने जा रही है। इसलिए सारे देश के लोगों को पूरी ताकत लगाकर इसका विरोध करना चाहिए, और यह विरोध 2 स्तर पर होना चाहिए। एक स्तर पर तो हम भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे कि आप ये मत करो, और दूसरे स्तर पर अमेरिका को यह पता चलना चाहिए कि भारत के लोग अमेरिका समर्थक नहीं हैं। क्योंकि जिस अमेरिका ने हमको परेशान किया पिछले 5-6 महीने में, और जिस अमेरिका ने हमारे देश के नेताओं को इतना मजबूर कर दिया है कि वो सरेंडर करने की स्थिति में आ गए हैं, उस अमेरिका को पूरी ताकत के साथ सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। अमेरिका की स्थिति इस तरह के गुंडे की है जो पहले हाथ पकड़ता है, फिर बाहां तक पकड़ लेता है, फिर गर्दन पकड़ लेता है और फिर गर्दन दबा भी देता है। अमेरिका दोस्त नहीं हुआ किसी का, जापान का नहीं हुआ तो हमारा क्या हुआ? तो इस अमेरिका के साथ दोस्ती बहुत महंगी पड़ेगी हम। और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। क्यों सबक सिखाना जरूरी है? तर्क बिल्कुल सीधा है। अमेरिकी सरकार ने भारत पर आर्थिक पाबंदी इसलिए लगाई कि हमारे वैज्ञानिकों ने 5 आणविक परीक्षण किए। तो मेरा यह मानना है कि अगर हमने सिर्फ 5 आणविक परीक्षण किए और अमेरिका ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई, तो अमेरिका ने तो अब तक 1047 आणविक परीक्षण किए हैं। तो अमेरिका पे पाबंदी क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर अमेरिकी सरकार सिर्फ इसलिए भारत पर पाबंदी लगा सकती है कि हमने 5 आणविक परीक्षण किए, तो भारत में भी अमेरिका के खिलाफ पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने 1047 आणविक परीक्षण किए, हमने सिर्फ 5 किए, उन्होंने 1047 किए। और इसलिए भी अमेरिका पर पाबंदी होनी चाहिए कि हमने सिर्फ आणविक परीक्षण किए हैं, अमेरिका ने तो अणु बम बनाए। और कितने अणु बम है अमेरिका के पास? 20,000। और इसलिए भी अमेरिका पे आर्थिक पाबंदी होनी ही चाहिए कि हमने तो सिर्फ आणविक परीक्षण किए, अमेरिका ने तो अणु बम भी गिराए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया। जापान के ऊपर 2 आणविक बम गिराए थे अमेरिका ने, और दोनों आणविक बम में लाखों जापानी मर गए। उसके बाद अमेरिका ने बम गिराने का अभियान बंद नहीं किया। जापान के ऊपर बम गिरा के लाखों जापानियों को मारा। उसके बाद 1960 के दशक में उसी अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर बम गिराए और लाखों वियतनामी मर गए। फिर 1970 के दशक में अमेरिका ने कोरिया के ऊपर बम गिराए और लाखों कोरियन उसमें मर गए। फिर 1980 के दशक में मैंने आपको बताया ईरान और इराक पर बम गिराए और लाखों ईरानी इराकी मरे।
फिर 1990 के दशक में सिर्फ इराक पर बम गिराए और 80 लाख इराकी उसमें मरे, और अब अमेरिका फिर बम गिरा रहा है। एक दिन सूडान पे गिराया, एक दिन अफगानिस्तान पे गिराया, किसी दिन भारत पे भी गिरा सकता है। कोई भरोसा नहीं है अमेरिका का। इसलिए मेरी मान्यता यह है कि अगर अमेरिकी सरकार पाबंदी लगा सकती है भारत पर आर्थिक रूप से, तो क्यों नहीं भारत सरकार कानून बनाए और अमेरिका पर आर्थिक पाबंदी लगाए अपने देश में। तो आप पूछेंगे इससे क्या होगा? अमेरिका को 2 मिनट में हम सीधा कर देंगे। अमेरिका की जो सबसे कमजोर नस है उसका नाम है डॉलर। अगर अमेरिका में डॉलर जाना बंद हो जाए तो अमेरिका 2 मिनट में सीधा हो जाए। अमेरिका में एक ही व्यक्ति की एक ही चीज की पूजा होती है, वो है डॉलर। बाकी अमेरिका में किसी से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन अमेरिकी सरकार को डॉलर का नुकसान होना शुरू हो जाएगा भारत के कारण, उसी दिन अमेरिकी सरकार 2 मिनट में सरेंडर कर देगी। अमेरिका कागजी शेर है, कोई बहुत दम नहीं है अमेरिका। चीन वाले अमेरिका से हमेशा सरेंडर करवा लेते हैं सिर्फ डॉलर के धमकी पर। चीन की सरकार कैसे सरेंडर करवाती है अमेरिका से? चीन की सरकार ऐसे सरेंडर करवाती है अमेरिका से कि चीन से जो डॉलर अमेरिका जाता है उसको बंद कर देते, पाबंदी लगा देते हैं उसको। तो जब चीन से डॉलर जाना अमेरिका में बंद हो जाता, 2 मिनट में अमेरिकी राष्ट्रपति सीधा हो जाता और चीन में दौड़कर जाता है समझौता कर। अभी आपको मालूम है बिल क्लिंटन गया था चीन थोड़े दिन पहले, 1000 लोगों को लेके गया था, ऐसे जैसे दूल्हे की बारात जाती। तो 1000 लोगों को लेकर अमेरिका चीन में क्या करने गया था बिल क्लिंटन? क्यों गया था? इसलिए गया था कि चीन की सरकार ने एक कानून बना दिया है अभी कुछ दिन पहले। जानते हैं क्या कानून बना है? अमेरिका की कोई भी कंपनी चीन में आएगी, पूंजी निवेश करेगी, वहां तक तो ठीक है, लेकिन वही अमेरिका की कंपनी चीन से पूंजी ले जाएगी, उस पर पाबंदी। तो वो कहते हैं ले आओ पैसा, लगा दो हमारे देश में, लेके जाने की अनुमति नहीं। तो अमेरिका ढीला हो गया। दूसरा कानून क्या बना दिया है चीन की सरकार ने कि अगर अमेरिका की कोई कंपनी मुनाफा कमाएगी और चीन से अमेरिका ले जाने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए कानून यह है, मान लीजिए कोई अमेरिकी कंपनी ने $1 अरब का मुनाफा कमाया चीन में, और वो $1 अरब का मुनाफा ले जाना चाहते हैं अपने देश में, तो कानून ये बना दिया है कि पहले आप चीन का $1 अरब का माल अमेरिका में बेच कर आइए, उससे $1 अरब कमा कर लाइए, फिर चीन से $1 अरब अमेरिका में ले जाइए। और जब से ये 2 कानून बनाए हैं, बिल क्लिंटन की पैंट ढीली हो गई और दौड़ दौड़ के रोज चीन जाता है उनसे समझौता करने, और चीनी सरकार उनको घास नहीं डालती। पहले अमेरिका ने कोशिश की कि चीन के राष्ट्रपति को अपने देश में बुला लिया जाए, उसने कहा मुझे जरूरत नहीं है आपके आने की, आपको झक मार के आना हो तो आइए। और यही बिल क्लिंटन जो चीन के बारे में कहता था कि यह दुनिया में सबसे अत्याचारी देश है, सबसे ज्यादा लोगों पे अत्याचार होते हैं, चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। थिएनआनमेन चौक पर एक बार वहां हत्याकांड हुआ था जिसमें चीन के नौजवान मारे गए थे, तब से लेकर चीन को ब्लैकलिस्ट किया हुआ था अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने। उसी बिल क्लिंटन को ले जाके खड़ा कर दिया चीनी सैनिकों ने थिएनआनमेन चौक पर और कहा कि झुको और सलाम करो इसको, और बिल क्लिंटन को सलाम ठोकना पड़ा वहां। और उसके बाद बिल क्लिंटन ये सब करता गया। चीनी सरकार जो कहती गई वो करती गई, इस उम्मीद में कि शायद चीन की सरकार मेरी भी एक बात मान लेगी, ये डॉलर आना शुरू हो जाएगा चीन से। और बाद में जब बिल क्लिंटन ने कहा कि अभी मैंने तो आपकी इतनी शर्तें मान ली हैं, आप तो हमारी एक शर्त मान लीजिए, चीन की सरकार ने कहा कि अभी तुरंत आप यहां से हवाई जहाज लेकर उड़ जाइए अमेरिका। और बहुत ही असफलता के साथ बिल क्लिंटन चीन से वापस लौटा, और इतनी खिंचाई हुई है बिल क्लिंटन की उनके पार्लियामेंट में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खुद बिल क्लिंटन जिस पार्टी का कैंडिडेट है, उस पार्टी के एमपीज ने बिल क्लिंटन की भयंकर आलोचना की कि आप चीन गए थे, क्या लेकर आए। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया है कि अमेरिका की आर्म ट्विस्टिंग करना अगर हम शुरू करें तो अमेरिका हमारे सामने भी सरेंडर करे। अगर हमने इसको अपने सिर पर चढ़ने दिया, इसकी गीदड़ भभकी में आकर हमने सरेंडर किया, तो ये हमको खा जाएगा। और अगर इसकी धमकियों के सामने हमने सरेंडर करना बंद किया, उल्टा इसकी आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू किया अमेरिका की, तो अमेरिका 2 मिनट में नीचे आ जाए। तो आप पूछेंगे उसका रास्ता क्या है? उसका बिल्कुल सीधा सा रास्ता है, जो काम चीन की सरकार ने किया है वो काम हम कर दें। माने चीन में से डॉलर अगर अमेरिका नहीं जाएगा तो भारत का डॉलर भी अमेरिका नहीं जाएगा। भारत का 1 पैसा भी अमेरिका नहीं जाएगा। अगर चीन की सरकार यह काम कर सकती है तो भारत की सरकार भी यह काम कर सकती है। और इसके लिए बहुत अच्छा हो कि भारत सरकार कानून बनाए और पार्लियामेंट से कानून पारित करवाए और अमेरिका के खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगाए।
और जितनी अमेरिकी कंपनियां भारत में धंधा कर रही हैं, इन सबको एक एक करके बंद कर दिया जाए। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बुल, फाइजर, एली लिली, अमेरिकन लेबोरेटरी, अपजॉन, एडिडास, ये जितनी अमेरिकन कंपनियां, एक तरफ से सब पर पाबंदी लगा दी जाए। और अमेरिकी कंपनियों के साथ साथ अमेरिकी बैंक, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एएनजेड ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये जितने अमेरिकी बैंक भारत में धंधा कर रहे हैं, इन सब के ऊपर एक तरफ से पाबंदी लगा दी। तो आप देखिए 2 मिनट में अमेरिका ढीला होता। अमेरिका को ढीला करने का यही एक रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं तो वो आपको खत्म कर देगा। एक ऐसी लड़ाई होती है जिसके बारे में बड़े विचित्र तरह से कमेंट किया जाता है कि या तो दुश्मन को मार दो, नहीं तो दुश्मन आपको खत्म कर देगा। वैसी स्थिति हमारी अमेरिका के साथ है। या तो हम अमेरिका को पीट दें, नहीं तो अमेरिका। एक ऐसी लड़ाई होती है जिसके बारे में बड़े विचित्र तरह से कमेंट किया जाता है कि या तो दुश्मन को मार दो, नहीं तो दुश्मन आपको खत्म कर देगा। वैसी स्थिति हमारी अमेरिका के साथ है। या तो हम अमेरिका को पीट दें, नहीं तो अमेरिका हमको पीट देगा। तो उसके लिए रास्ता क्या है? रास्ता मैंने बताया बिल्कुल सीधा सीधा सा है कि अमेरिका जाने वाला पैसा यहां से रोकना पड़ेगा। एक पैसा भी भारत से अमेरिका जाए, यह देश के हित में नहीं है। और आज अमेरिका हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। दुश्मन के हाथ एक पैसा भी अपने गांव का जाए तो यह देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ द्रोह है। तो यह करना बंद करें। तो भारत की सरकार अगर करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सरकार कुछ करेगी, क्योंकि 5 महीने से तो मैं इंतजार कर रहा हूं। जब से अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है, मैं एक एक दिन गिन रहा हूं कब भारत की सरकार अमेरिका पे आर्थिक पाबंदी लगाती। और मैंने ये बात मई के महीने में ही प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे राजीव भाई आप कभी मिले थे, मई के महीने में ही इन सारी बातों को बहुत ही डिटेल तरीके से ड्राफ्ट बनाकर मैंने प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचा दिया कि आप ऐसे ऐसे पाबंदी लगाइए अमेरिकी कंपनियों पर, अमेरिकी बैंकों पर, भारत का इतना भला हो जाएगा। और मैंने तो उसमें यह कैलकुलेशंस दिए हैं कि अगर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई हमारे ऊपर और वहां से $2 अरब आना बंद हो गया भारत में, $200 करोड़ आना बंद हो गया भारत में, तो अगर हम अमेरिका के सिटी बैंक पर पाबंदी लगा दें, पेप्सी कोला पर पाबंदी लगा दें, कोका कोला पर पाबंदी लगा दें, उनकी दूसरी थॉमसन नाम की कंपनी पर लगा दें, एलजी नाम की कंपनी पर लगा दें, तमाम अमेरिकी कंपनियां हैं जिन पर हम पाबंदी लगा दें, तो देश का तो कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन हजारों करोड़ रुपया हर साल अमेरिका जाने से बच जाएगा। वहां से सिर्फ $200 करोड़ नहीं आएगा और यहां से हजारों करोड़ नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक तो सरकार ने सुना नहीं। और मुझे अफसोस है, एक बहुत ही गंभीर अफसोस है मुझे। आप पूछेंगे क्या? इस सरकार में 3 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने एक जमाने में कोका कोला को भारत से भगाया था 1977 में। 1977 में श्री मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने और उस सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और उसी सरकार में जॉर्ज फर्नांडीज उद्योग मंत्री बने और उसी सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री बने। और 1977 की उस सरकार ने 24 घंटे में अमेरिकी कंपनी कोका कोला को भारत से भगा दिया। सिर्फ 24 घंटे लगे थे और कोका कोला को नोटिस दिया गया था कि या तो 24 घंटे में आप भारत छोड़ोगे, नहीं तो हम आपकी सारी संपत्ति जब्त करेंगे। और कोका कोला भाग गया। यहां कुछ दम नहीं है इन परदेशी कंपनी, एक झटके में कोका कोला भाग गया। और कोका कोला भागा, उसके पीछे आईबीएम भागा, एक अमेरिकी कंपनी जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कंप्यूटर बनाती है, वो भागी यहां से। फिर आईबीएम के पीछे पीछे आईसीएल भागा, इंटरनेशनल कंप्यूटर्स लिमिटेड, ये भी अमेरिका की कंपनी। तो कोका कोला भागा, आईबीएम भागा, आईसीएल भागा और एक एक करके सब अमेरिकी कंपनियां भागने वाली थी, लेकिन वो सरकार गिर गई। तो इसलिए वो काम अधूरा छूट गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि जिन सरकारों ने कोका कोला को भगाया, जिन मंत्रियों ने कोका कोला को भगाया, जब वो दोबारा से मंत्री बन जाएंगे इस देश में तो 24 घंटे में कोका कोला को भगाएंगे, पेप्सी कोला को भगाएंगे। लेकिन 5 महीना हो गया है इंतजार करते करते, ना तो कोका कोला को भगाया ना पेप्सी कोला को भगाया। तकलीफ मुझको यह है कि जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे आज प्रधानमंत्री, जो जॉर्ज फर्नांडीज पहले उद्योग मंत्री थे आज रक्षा मंत्री, जो लाल कृष्ण आडवाणी पहले सूचना और प्रसारण मंत्री थे आज गृह मंत्री हैं। माने तीनों का ही प्रमोशन हुआ है और तीनों की ही ताकत पहले से ज्यादा। अटल जी तो सीधे प्रधानमंत्री है ना, और जॉर्ज फर्नांडीज तो रक्षा मंत्री है ना,
और लालकृष्ण आडवाणी तो गृह मंत्री हैं। ये तीनों ही मंत्रालय 1, 2, 3 नंबर के हैं। प्रधानमंत्री होता है, फिर गृह मंत्री होता है, फिर रक्षा मंत्री होता है, फिर वित्त मंत्री होता है। तो 1, 2, 3 पोजीशन पर तीनों वो लोग हैं जिन्होंने कोका कोला भगाया। और आज उन्हीं के जमाने में गांव गांव में सबसे ज्यादा कोका कोला बिक रहा है। सबसे ज्यादा अफसोस की बात है इस देश में। इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं? मैं एक ही नतीजा निकालना चाहता हूं कि सत्ता के अंदर जाकर चरित्रहीनता कैसे पनपती है, उसका यह सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला। सत्ता के अंदर जाकर सिद्धांतों को कैसे फेंक दिया जाता है, सत्ता के अंदर जाकर आदर्शों को कैसे बलि चढ़ा दिया जाता है, उसका यह सबसे नंगा उदाहरण है इस देश में। तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि यह सरकार करेगी। तो फिर आप पूछेंगे किससे उम्मीद है? मुझे आप लोगों से उम्मीद है। मुझे इस देश के लोगों पर भरोसा है। सरकारें बिक सकती हैं, नेता बिक सकते हैं, पार्टियां बिक सकती हैं, सत्ता और कुर्सी के लिए वो गंदे से गंदा समझौता कर सकते हैं। अब ये देश में बिल्कुल खुला हो गया। कोई पार्टी समझौता करने में किसी से पीछे नहीं, और कोई पार्टी कीचड़ और दलदल में गिरने में किसी से पीछे नहीं। हर पार्टी ने रिकॉर्ड कायम किया है कि तू ज्यादा गिरा कि मैं ज्यादा गिरा। और अब इस देश में मैं मानता नहीं कि कोई भी पार्टी राष्ट्रवादी है। हर पार्टी कुर्सीवादी है, सत्तावादी है, स्वार्थवादी। राष्ट्रवादी तो कोई है नहीं इस देश में। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो तनख्वाहें बढ़ाते, पगारें बढ़ाते 3-3 गुनी। इस साल तो इनको यह सिद्ध करना चाहिए था कि हमारा राष्ट्रवाद इतना प्रखर है कि हम हिंदुस्तान में 2-3 साल पगार नहीं लेंगे। कोई नेता भूखा नहीं मरता, कभी मरा भी नहीं है इस देश में। इस देश में 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। इस साल गरीबी और तेजी से बढ़ रही है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, भुखमरी तेजी से बढ़ रही है। भारत के कारखाने बंद हो गए हैं। 2,62,000 कारखाने इस देश के बंद हो गए हैं। 8 करोड़ मजदूर इस देश के बेरोजगार हो गए हैं। पिछले 8 साल से जो उदारीकरण की नीतियां भारत में चल रही हैं, उन उदारीकरण की नीतियों का यह नुकसान हुआ है पूरे के पूरे देश को। तो मुझे ऐसा लगता था कि भारत के राष्ट्रवादी नेता कम से कम इतना तो करेंगे कि पगार नहीं लेंगे इस साल। क्योंकि मैंने सुना है और मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के नेता इस समय पगार नहीं ले रहे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बिना पगार के काम कर रहा, बिना वेतन के काम कर रहा। पाकिस्तान का राष्ट्रपति बिना वेतन के काम कर रहा। पाकिस्तान के जितने मंत्री हैं, जितने खासदार हैं, बिना वेतन के काम कर रहे हैं। क्यों? अमेरिका ने जब से आर्थिक पाबंदी लगाई है, पाकिस्तान की आर्थिक हालत थोड़ी खराब हो गई है। तो पाकिस्तानी सरकारों ने अपने तमाम खर्चे कट कर दिए, और सारे के सारे खर्चे कट किए हैं। पहले प्रधानमंत्री ने पगार लेना बंद किया, राष्ट्रपति ने बंद किया, तभी खासदारों ने बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के नेता अगर इतने राष्ट्रवादी हैं तो भारत के नेता तो इससे कई गुना ज्यादा राष्ट्रवादी। लेकिन हमारे नेताओं ने तो सिद्ध यह किया कि उन्होंने पगारें 3 गुनी बढ़ाई। इनके राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा पाखंड है ये। इससे ज्यादा पाखंड कुछ हो नहीं सकता इस देश में राष्ट्रवाद के नाम पर। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है, सब सत्तावादी, कुर्सीवादी, स्वार्थवादी। इसलिए अब इन पार्टियों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि पार्टियों पर भरोसा करते करते ही इतना बड़ा सत्यानाश हमने झेला है इस देश में। नेताओं पर भरोसा करना छोड़िए। ये नेता कब क्या पलटी खाएंगे? जिंदगी भर जिन सिद्धांतों का विरोध करते रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अभी उन्हीं सिद्धांतों पर सरेंडर करने जा रहे। ये कैसे मैं स्वीकार करूं इस बात को? जितने भाषण मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के सुने हैं, हर भाषण में यही वो कहते थे कि राष्ट्र की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होता। राष्ट्र की संप्रभुता एक ऐसी चीज है जिस पर कोई समझौता नहीं होता, कोई सरेंडर नहीं होता। अभी वो खुद वही करने जा रहे हैं, तो कैसे मानूं मैं? तब ऐसा लगता है कि सबके सबको धृतराष्ट्र की आत्मा ने लील लिया। धृतराष्ट्र अंधा था। भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र को अंधा क्यों कहते थे जानते हैं? वो इसलिए अंधा नहीं कहते थे कि तुम्हारी आंखें नहीं है, ये तो सच था कि उसकी आंखें नहीं थी। वो अंधा इसलिए कहते थे कि सत्ता मोह में, पुत्र मोह में वो अंधा था, और सत्ता हाथ से ना चली जाए इसके लिए धृतराष्ट्र कुछ भी करने को तैयार था। चाहे जितना अधर्म करना पड़े, चाहे जितना कुकर्म करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, सत्ता मेरे बेटों के हाथ से नहीं जानी चाहिए, सत्ता मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। इसी के लिए धृतराष्ट्र को भगवान कृष्ण ने अंधा किया कि तुम स्वार्थ में अंधे हो। और आज के नेताओं के बारे में तो मैं यही कहता हूं कि धृतराष्ट्र तो बिना आंखों के अंधा था, वो पुत्र मोह में अंधा था। इन लोगों को कौन सा पुत्र मोह है? पूछिए ना श्री अटल बिहारी वाजपेयी से, आपको कौन सा पुत्र मोह है? और धृतराष्ट्र आंखें नहीं होने के कारण अंधा था, ये तो सब आंखें होते हुए अंधे। इसलिए अब इन पर भरोसा करना छोड़िए, पार्टियों पर भरोसा करना छोड़िए, अभी तो अपने ऊपर भरोसा करिए।
तो आप पूछेंगे दूसरा कोई रास्ता है? हां, एक रास्ता है, थोड़ा तकलीफ वाला है, लेकिन अब वही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। जब सरकारें देश विरोधी काम करना शुरू कर दें, राष्ट्र विरोधी काम करना शुरू कर दें, सरकारें सिर्फ स्वार्थ और सत्ता में डूबकर काम करना शुरू कर दें, तो राष्ट्र के लोगों को उठना ही होगा और खड़ा होना होगा। आप पूछेंगे हम क्या करें? सरकार पाबंदी नहीं लगाती अमेरिका पर और सरकार नहीं बंद करती अमेरिकी कंपनियों को, तो कम से कम आप तो पाबंदी लगा दीजिए अमेरिकी कंपनियों को। आप तो बंद कर दीजिए अमेरिकी कंपनियों का सामान खरीदना। ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में है ना। इसके लिए तो प्रधानमंत्री से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर में अमेरिकी सामान आए कि नहीं आए। आप अपने घर के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने घर का फैसला करिए और आपके घर में यह फैसला होना ही चाहिए कि कोई भी अमेरिकी सामान आपके घर में नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका हमारा दुश्मन है और अमेरिका हमारा दुश्मन है और इस स्तर का दुश्मन है कि भारत को बर्बाद करने की कोई भी कोशिश वो चूकना नहीं चाहता। बिल क्लिंटन ने इस बात को 2 बार कहा है, इसकी गंभीरता को सोचते रहिए। बिल क्लिंटन ने कहा कि सोवियत संघ को खत्म करने के बाद अब भारत हमारी हिट लिस्ट में नंबर 1 पर, इसलिए भारत को खत्म करना अभी अमेरिका का सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि भारत अमेरिका को टक्कर दे सकता है। अमेरिका को डर लग रहा है भारत से। क्या डर लग रहा है? भारत के वैज्ञानिकों ने बिना अमेरिकी मदद के परमाणु परीक्षण किए, भारत के वैज्ञानिकों ने बिना अमेरिकी मदद के मिसाइलें बनाई 250 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली। भारत के वैज्ञानिकों ने बिना अमेरिकी मदद के सुपर कंप्यूटर बनाया परम 10,000। भारत के वैज्ञानिकों ने बिना अमेरिकी मदद के क्रायोजेनिक इंजन बनाया। भारत के वैज्ञानिक बिना अमेरिकी मदद के ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसके बारे में अमेरिका बौखलाया हुआ। अमेरिका की बौखलाहट उस दिन से समझ में आ रही है जिस दिन से भारत के वैज्ञानिकों ने परम 10,000 बनाया, क्योंकि एक बार राजीव गांधी गए थे अमेरिका में सुपर कंप्यूटर मांगने, अमेरिका ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे आपको सुपर कंप्यूटर। राजीव गांधी लौट के आए। लौटकर आने के बाद भारत के वैज्ञानिकों की एक मीटिंग हुई और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है डॉक्टर भाटकर। तो डॉक्टर भाटकर को कहा गया कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप भारत में सुपर कंप्यूटर बनाएं, अमेरिका हमको नहीं देगा, कोई भी देश हमको नहीं देगा, हमको खुद बनाना पड़ेगा। तो डॉक्टर भाटकर को कुछ और वैज्ञानिक दिए गए और पूरी टीम ने सीडेक नाम की एक संस्था बनाई, रात दिन काम करना शुरू किया और काम करते करते पहला सुपर कंप्यूटर बनाया परम, बिना किसी परदेशी मदद के। दूसरा सुपर कंप्यूटर बनाया परम 8000, तीसरा सुपर कंप्यूटर बनाया परम 8600, चौथा सुपर कंप्यूटर बनाया परम 9000 और अभी 5वां सुपर कंप्यूटर बना दिया है परम 10,000, जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। परम 10,000 नाम का सुपर कंप्यूटर पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे पास है। इस क्वालिटी का सुपर कंप्यूटर ना अमेरिका में है ना जापान में। और मैं परम 10,000 पे देख चुका हूं काम करके। मैं पूरा एक दिन, अभी कुछ दिन पहले मैं परम 10,000 सुपर कंप्यूटर के साथ ही रहा, इस बात का अंदाजा करने के लिए कि इसके स्पीड्स कितने हैं, कैलकुलेशंस कितने फास्ट हैं। परम 10,000 का कैलकुलेशन कितना फास्ट है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि अमेरिका का जो बेस्ट क्वालिटी का सुपर कंप्यूटर है वो जितनी सेकंड्स में कैलकुलेशन करता है, हमारा परम 10,000 उससे 10 गुना कम समय में कैलकुलेशन करता है। माने इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि परम 10,000 अमेरिकी सुपर कंप्यूटरों से 10 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है। और खर्चा कितना आया? सिर्फ 167 करोड़ रुपए। अमेरिका में इस लेवल का सुपर कंप्यूटर बनाने में अरबों डॉलर खर्च होता, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होता। भारत के वैज्ञानिकों ने एक एक पाई बचाते हुए, कष्ट में रहते हुए, कष्ट में जीवन बिताते हुए सिर्फ 167 करोड़ रुपए में एक सुपर कंप्यूटर बना दिया, जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं। यह सुपर कंप्यूटर इस क्वालिटी का सुपर कंप्यूटर है कि इससे हम हमारे रॉकेट की डिजाइन कर सकते हैं, इससे हम हमारे एटम बम की टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करना हो तो वो कर सकते हैं। इस कंप्यूटर की मदद से हम हिंदुस्तान की किसी भी स्तर की हवा से हवा में मार करने वाली, जमीन से हवा में मार करने वाली, पानी से हवा में मार करने वाली किसी भी मिसाइल का डिजाइन बना सकते हैं। कोई भी बम वर्षक विमान का डिजाइन सुपर कंप्यूटर परम 10,000 पे बना सकते हैं। कुछ भी बात हमें पता करनी हो, माने आप जान लीजिए कि वो सारी दुनिया की सूचनाएं हमको दे सकता है घर बैठे। हमको पता करना हो कि हिंदुस्तान के किस गांव में कितना सोना है जमीन के नीचे, वो बता देगा। हमको पता करना हो कि हमारे तेल के कुएं जो है उनमें कितना तेल और बाकी है, वो बता देगा। हिंदुस्तान में कितना कोयला छुपा हुआ है जमीन के नीचे, वो बता देगा। कोई भी एक ऐसी जानकारी नहीं है जो वो हमको ना बता सके। इस क्वालिटी का सुपर कंप्यूटर हमारे पास है और अमेरिका उसी दिन से बौखलाया हुआ। और अमेरिका की बौखलाहट क्या है? उसकी बौखलाहट यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने ये जो परम 10,000 सुपर कंप्यूटर बना लिया, अगर इसी कंप्यूटर को भारत के वैज्ञानिकों ने बेचना शुरू कर दिया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो अमेरिका की दुकान बंद हो जाएगी।
क्योंकि अमेरिका की जो IBM कंपनी सुपर कंप्यूटर बना रही है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा हमारा सुपर कंप्यूटर है, सस्ता भी बहुत है। इसलिए अमेरिका बौखलाया, और अमेरिका इसलिए भी बौखलाया हुआ है कि बिना उनकी मदद के, बिना किसी विदेशी की मदद के हमने 250 किलोमीटर से मार करने वाली मिसाइल से लेकर 2500 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल बनाई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोगों को सलाम है कि उन्होंने भारत में इस क्वालिटी की टेक्नोलॉजी दी है कि हम मिसाइल बनाने में आत्मनिर्भर हो गए। बहुत वर्षों के बाद मैं मानता हूं कि एक सही आदमी को भारत रत्न मिला इस देश में, नहीं तो ऐसे ऐसे फालतू के लोगों को भारत रत्न दिए गए हैं इस देश में जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक पुस्तक अभी लिखी है, उसका विमोचन हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी देश पर निर्भर रहकर तरक्की नहीं कर पाएंगे, हमको स्वावलंबी रास्ते पर ही जाना होगा, हमको स्वदेशी के रास्ते पर ही जाना होगा। यही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो ये जो हमने काम किए हैं पिछले कुछ वर्षों में, इनसे अमेरिका बौखलाया है। और हमने ये जो अणु परीक्षण कर लिया, इस अणु परीक्षण के बाद ये सिद्ध हो गया है कि भारत 400-500 अणु बम बना सकता है। ये बातें अमेरिका को मालूम है, दूसरे देशों को भी मालूम है। तो अमेरिका इस बात से भी बौखलाया हुआ है कि भारत ने कभी अणु बम बना लिया और वो अणु बम किसी तरह से इराक पहुंच गया, सद्दाम हुसैन के हाथ में आ गया, तो अमेरिका की तो ऐसी की तैसी हो जाए। और सद्दाम हुसैन कई बार ये बात बोल चुका है कि मुझको अगर एक एटम बम मिल जाए तो न्यूयॉर्क पे गिराऊंगा। और सद्दाम हुसैन कितना इंटेलिजेंट आदमी है, उसका भी एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले। उससे यह पूछा गया कि एटम बम आपको कहां से मिलेगा? उसने कहा मुझे उम्मीद है कि भारत से मिल जाए। क्यों मिल जाएगा? तो उसने कहा कि भारत के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे। क्यों? पिछले 50 साल से हमको तेल दे रहा है, बहुत सस्ते दाम पर दे रहा है। सबसे सस्ता पेट्रोल हमको इराक से ही मिलता है, सबसे सस्ता डीजल हमको इराक से मिलता है, सबसे सस्ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमको इराक से मिलते हैं। जब से इराक पर पाबंदी लगी है तब से तेल आना बंद है वहां से, नहीं तो हमेशा इराक से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे। और इराक की जो सभ्यता रही है, मेसोपोटामियन कल्चर कहते हैं उसको, हमारी भारतीय संस्कृति के करीब करीब साथ विकसित हुई। तो हमारे तो बहुत पुराने रिश्ते हैं इराक के साथ, आज के नहीं, 5000 साल पुराने रिश्ते हैं। हमारा व्यापार तो उनसे बहुत पहले से चलता रहा। तो इसलिए वो कहता है कि मुझे मिल जाएगा। तो फिर क्या करेगा? तो उसने कहा कि मैं गिराऊंगा न्यूयॉर्क। तो रिपोर्टर ने पूछा मान लो नहीं गिरा पाए तो? अमेरिकी सैनिकों ने पता कर लिया, पहले से उनकी एजेंसियों ने पता कर लिया, उनके CIA के एजेंटों ने पता कर लिया, तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा फिर मैं ऐसा करूंगा कि उसी एटम बम को ले जाके गिरा दूंगा नॉर्थ पोल पे। नॉर्थ पोल एक ऐसी जगह है जहां बर्फ ही बर्फ जमी है, वहां कोई आदमी नहीं है, बर्फ के पहाड़ हैं, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़। तो एक एटम बम अगर उसने नॉर्थ पोल पे गिराया तो नॉर्थ पोल की बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, और अगर नॉर्थ पोल की सब बर्फ पिघल गई तो अमेरिका पानी में ही डूब जाएगा। इसलिए अमेरिका बौखलाया हुआ है कि कहीं ये एटम बम अगर सद्दाम हुसैन के हाथ में लगा तो अमेरिकी हालत बहुत खराब हो सकती है। और इस बौखलाहट में अमेरिका ये सब कर रहा है। मेरा यह मानना है कि अमेरिका ने पिछले 50 साल में जितने पाप किए हैं उन सब पापों की सजा उसको मिलेगी एक ना एक दिन, क्योंकि दुनिया में सत्य है और दुनिया में सत्य की सुरक्षा भी होती रही है। आज से नहीं, रावण के जमाने से, कंस के जमाने से। रावण चाहे जितना ताकतवर हो जाए, कंस चाहे जितना ताकतवर हो जाए, एक ना एक दिन उनको मरना ही होता है। और जो जितने अहंकारी होते हैं वो मरते भी उतने जल्दी। इसलिए अमेरिका को एक ना एक दिन तो भुगतान करना ही है। वो आज करेगा, नहीं तो साल भर बाद करेगा, नहीं तो 2 साल बाद करेगा। हमको हमारे देश के बारे में सोचना होगा कि हम अमेरिका से अपनी दूरी कैसे बढ़ाएं। दोस्ती करेंगे नुकसान होगा, दूरी रहेगी फायदे में रहेंगे। और मेरा मानना यह है कि अगले साल मई 1999 के बाद जब डॉलर गिरना शुरू हो जाएगा तो हमारा व्यापार जितना डॉलर में होगा उतना ही नुकसान। इसलिए डॉलर पे डिपेंडेंस हमको कम करना होगा, और डॉलर पर डिपेंडेंस कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत से अमेरिकी कंपनियों को विदा कर दिया जाए, भगा दिया जाए। इसलिए मैंने आपसे अपील की कि भारत सरकार नहीं भगा सकती, मत भगाए, लेकिन हम सब भगा सकते हैं। तो मेरी आपसे पहली अपील है कि अमेरिकी कंपनियों के सामान खरीदना बंद करिए, पेप्सी कोला पीना बंद करिए, कोका कोला पीना बंद करिए, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, मैंगो फ्रूटी, मिरिंडा सब पीना बंद करिए। और ये सब इसलिए भी पीना बंद करिए, पेप्सी, कोका, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, की ये पीने लायक नहीं है। एक तो अमेरिकी सामान है, दूसरा इसका मुनाफा अमेरिका जाता है। कितना जाता है? पेप्सी की बोतल 70 पैसे की बनती, 10 रुपए की बिकती, 1300 टका मुनाफा है अमेरिकी कंपनी को।
1300% मुनाफा कमाती है अमरीकी कंपनी बाहर। ऐसे ही कोका कोला की बोतल 72 पैसे में बनती है, 10 रुपए की बिकती। और कोका कोला का जो टिन का पैक है 18 रुपए में मिलता है, 200 मिलीलीटर टिन पैक में जो कोका कोला है, इसका माने लगभग 100 रुपए में 1 किलो, लगभग 100 रुपए में 1 किलो। तो 100 रुपए में 1 किलो कोका कोला बिक रहा, 14 रुपए में 1 किलो गाय का दूध मिलता, 27 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिलता, 100 रुपए में 1 लीटर कोका कोला बिकता। पेट्रोल से महंगा कोका कोला, गाय के दूध से महंगा कोका। तो क्यों पिए हम? क्या पागल हैं कि बेवकूफ? इसलिए कोका कोला पीना बंद करिए, पेप्सी, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा, ये सब पीना बंद करिए। और इसलिए भी पीना बंद करिए कि पीने लायक नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जहरीली गैस है, सोडियम ग्लूटामेट, पोटेशियम सॉर्बेट, लेड एसीटेट, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, मिथाइल बेंजीन है, ये सब कैंसर करते हैं। और अभी आपको मैं एक जानकारी दे दूं, ब्रिटेन की सरकार ने अपने बाजार में से 22 लाख पेप्सी कोला की और कोका कोला की बोतलों को समुद्र में फेंकवा दिया। क्यों? ब्रिटेन के डॉक्टरों का कहना है कि पेप्सी और कोक पीने से कैंसर होता है और किडनी फेल हो जाती है। तो आप क्या चाहते हैं, कैंसर से मरना या किडनी फेल करवाना चाहते? और आप तो मरेंगे, ये देश मर जाएगा आपसे पहले। क्योंकि अगर हम पेप्सी कोला पीते रहेंगे, कोका कोला पीते रहेंगे, तो पैसा यहां से अमेरिका जाता रहेगा। और 70 पैसे का पानी हम 10 रुपए में पिएंगे तो कितना पैसा अमेरिका जाएगा, आप उसका अंदाजा तो लगाइए। इसलिए कल से कोई भी पेप्सी नहीं पिएगा, जो भी सभा में यहां बैठे हैं। और कल से कोई भी कोका कोला भी नहीं पिएगा। और इसलिए भी नहीं पिएंगे पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का कि हमारे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं, करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। जिस देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, उस देश में अगर कोई पेप्सी और कोका कोला पीते हुए मैं देखता हूं तो मेरा खून जलता। और मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही है जो पेप्सी और कोक पी रहा। एक तो अपना पैसा देश के बाहर भेज रहा है, इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, देश का पैसा तो जा ही रहा है, खुद भी बर्बाद हो रहा। इसलिए आप पिएंगे नहीं और किसी को पिलाएंगे नहीं। और अगले 3 महीने के बाद मुझे यह खबर मिलनी चाहिए कि पुसद गांव में पेप्सी और कोका कोला की सब दुकानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि माल बिकना बंद है। क्योंकि आप खरीदना बंद करेंगे और आप किसी को खरीदवाना भी बंद करेंगे, आप पीना बंद करेंगे, पिलाना बंद करेंगे, तो बिकना अपने आप ही बंद होगा। और 3 महीने में इस पुसद में अगर पेप्सी और कोका कोला बिकना शून्य हो जाए, एक भी बोतल उनकी बिकेगी नहीं, तो अमेरिका के खिलाफ हम मानेंगे कि पुसद के लोगों ने सैंक्शन लगा दिया और अमेरिका के खिलाफ पुसद के लोगों ने लड़ाई जीती। ऐसे ही मेरा एक दूसरा निवेदन है। बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि क्या पिए फिर राजीव भाई? नारियल का पानी, संतरे का रस, मौसम्मी का रस, नींबू का शरबत, दही की लस्सी, दही की ताक, दही की छाछ, गाय का दूध। कुछ नहीं मिले तो माटले का पानी तो है घर में सबके पास पीने, तो माटले का पानी पिएंगे, लेकिन पेप्सी नहीं, कोक नहीं, थम्स अप नहीं, लिम्का नहीं, सिट्रा नहीं। और ऐसे ही एक और अमेरिकी कंपनी है जिसका माल पुसद में बिकना नहीं चाहिए, उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव। और इस कॉलगेट पामोलिव का सामान खरीदना हर व्यक्ति बंद करेगा। किसी के घर में भी कॉलगेट नहीं आना चाहिए। और इसकी डेडलाइन भी 3 महीने रखिए कि 3 महीने के बाद कॉलगेट की बिक्री पुसद में खत्म हो जानी चाहिए। कोई कॉलगेट नहीं खरीदेगा। और कॉलगेट के अलावा आप पूछेंगे क्या क्लोजअप खरीदे? वो भी नहीं खरीदे। कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, पेप्सोडेंट, ये सब खरीदना बंद। एक भी पेस्ट खरीदने लायक नहीं है। कॉलगेट तो अमेरिकी कंपनी है, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, ये सब यूरोप की कंपनियां। और यूरोप भी आज हमारी मदद नहीं कर रहा है। अमेरिका ने जिस तरह से सैंक्शंस लगाए थे, यूरोप ने उसमें हाँ में हाँ मिलाई है। इसलिए यूरोप से कोई दोस्ती नहीं है। और यही यूरोप है जो 200-250 साल हमको लूटता रहा। यही डच कंपनियां थी जो हमको लूटती रही, फ्रांसीसी कंपनियां थी जिन्होंने लूटा, अंग्रेजी कंपनियां थी इन्होंने लूटा। इसलिए यूरोप भी भारत का कभी दोस्त नहीं रह सकता। इसलिए यूरोपियन कंपनियों का माल भी नहीं खरीदेंगे। तो पेप्सी, कोका, थम्सअप के साथ साथ कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरेंस, पेप्सोडेंट सब खरीदना बंद। तो आप पूछेंगे फिर क्या? लिम्बा की काढ़ी, नीम का दातुन घर घर में आए, नीम का दातुन करें, बबूल का दातुन करें, नीम का दातुन, बबूल का दातुन करें। और उसके साथ साथ हर व्यक्ति एक नीम का झाड़ लगाए, क्योंकि नीम का दातुन जिनको चाहिए वो एक नीम का झाड़ भी लगाएं। हिंदुस्तान में 98 करोड़ लोग हैं। हर व्यक्ति अगर एक नीम का झाड़ लगाए हर साल तो 98 करोड़ नीम के झाड़ लगेंगे और नीम का दातुन हर व्यक्ति को मुफ्त में उपलब्ध हो सकेगा। तो नीम का दातुन करिए। और इसके फायदे क्या हैं?
अगर सारे देश के लोग पेस्ट खरीदना बंद करें और 50 पैसे में एक काड़ी भी खरीदें तो किसी गरीब आदमी को रोजगार मिलेगा नीम का दातुन बेचने का। और अगर सारे देश के लोग नीम का दातुन खरीदें तो इस देश के 4 लाख गरीबों को रोजगार मिलेगा और 4 लाख गरीबों को रोजगार देंगे और 450 करोड़ रुपया हमारा अमेरिका जाने से बच जाएगा। तो ये कोलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरेंस पेप्सोडेंट खरीदना बंद। और नीम का दातुन इसलिए भी करें कि क्वालिटी में बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन बहुत निकलता है नीम के पेड़ से। और दूसरा, नीम का पेड़ 300 तरह के कीटाणुओं को मार सकता है। तो लगातार आपके मुंह में जो कीटाणु पनप रहे हैं उससे सुरक्षा करेगा आपकी नीम का दातुन। माने लगातार सुरक्षा चक्र नीम का दातुन देगा और लगातार कीटाणुओं से लड़ने का काम भी नीम का दातुन करेगा। जो लोग दातुन नहीं कर सकते वो दंत मंजन करें। लाल दंत मंजन है, काला दंत मंजन है, वीको वज्रदंती है, या कोई दंत मंजन अपने घर में भी बना लीजिए। त्रिफला चूर्ण खरीद लाइए बाजार से, बाजार में त्रिफला चूर्ण मिलता है और त्रिफला चूर्ण में थोड़ा मीठ मिलाइए, नमक मिलाइए, दंत मंजन बनता है। दंत मंजन से दांत साफ करें। 2 फायदे हैं, एक तो उंगली का इस्तेमाल आप करेंगे और उंगली का इस्तेमाल जब करेंगे तो उंगली में एक मेरिडियन पॉइंट है, दाहिने हाथ की पहली उंगली में। एक्यूप्रेशर का विज्ञान बताता है दाहिने हाथ की पहली उंगली में मेरिडियन पॉइंट है और ये मेरिडियन पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का। तो जितनी देर उंगली से दांत साफ करते हैं उतनी देर ये पॉइंट प्रेस होता है और आपकी बड़ी आंत की मालिश होती है। इसलिए दांत साफ करिए हमेशा उंगली से। ब्रश आप अपने मुंह में रगड़ते हैं, उस ब्रश को कल यहां करिएगा, फिर परसों भी करिए, फिर तीसरे दिन करिए, फिर चौथे दिन करिए, फिर 5वें दिन करिए, तो 6वें दिन यहां से खून निकलेगा। सिर्फ 6 दिन में टूथब्रश हाथ पर से खून निकाल देता है। उसी टूथब्रश को आप सालों साल मुंह में क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है दांत हैं, दांतों के ऊपर मसूड़े भी हैं जिनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी। इसलिए कभी भी ब्रश मत करिए। दुनिया में जो देश बहुत गर्म देश होते हैं वहां पर लोगों के मसूड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं। हमारे गम्स बहुत सॉफ्ट हैं, इसलिए सॉफ्ट गम्स वाले किसी भी आदमी को ब्रश नहीं करना चाहिए। जिन देशों में सर्दी पड़ती है, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में, वहां ब्रश कर सकते हैं क्योंकि वहां के गम्स बहुत हार्ड होते हैं। इसलिए ब्रश करना बंद करिए और पेस्ट और ब्रश बंद करें। नीम का दातुन, बबूल का दातुन या वीको वज्रदंती, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, ढेर तरह के दंत मंजन है, आप अपने घर में भी बना सकते हैं। ऐसे ही एक और अमेरिकी कंपनी का सामान कभी नहीं खरीदेंगे, जॉनसन एंड जॉनसन, उसका साबुन बिकता। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उसका साबुन बिकता, ये भी अमेरिकी कंपनी। रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये तीनों अमेरिकी कंपनियां हैं। एक भी कंपनी का माल यहां नहीं खरीदा जाएगा और 3 महीने की उसकी भी डेडलाइन तय कर लीजिए कि जॉनसन एंड जॉनसन का, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, रैकेट एंड कोलमैन का सारा माल पुसद में बिकना बंद और उसकी जगह दूसरी भी कुछ परदेशी कंपनियां हैं उनका भी खरीदना बंद करिए। जैसे हिंदुस्तान लीवर, और हिंदुस्तान लीवर के साबुन कुछ बिकते हैं जैसे लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, और पामोलिव, कॉलगेट पामोलिव का, जॉनसन एंड जॉनसन का किड्स नाम का एक साबुन आता है। ये सब परदेशी कंपनियों के साबुन खरीदना बंद। तो आप पूछेंगे क्या खरीदें? स्वदेशी साबुन खरीदिए। निरमा है, चंद्रिका है, मैसूर संदल है, मार्गो है, नीम है, मेडिमिक्स है, ये सब स्वदेशी साबुन है। पुसद में खादी ग्रामोद्योग की दुकान अगर कहीं हो तो वहां से साबुन ले आइए, सब स्वदेशी साबुन वहां पर, और उनको कहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी साबुन लाकर वो बेचना शुरू करें। तो 1 पैसा भी देश का बाहर नहीं जाना चाहिए। और आप चाहें तो साबुन से भी अच्छा तरीका है नहाने के लिए, चने का आटा, दूध की मलाई, हर एक के घर में मौजूद है, और चने के आटे में दूध की मलाई मिलाइए, उससे नहाइए। दूसरा तरीका है मुल्तानी मिट्टी, हर गांव में मिलती है, ले आइए, पानी में भिगोइए, उससे नहाइए। तीसरा तरीका है मसूर की दाल, मसूर की दाल को पिसवाइए किसी भी घंटी में, उसका आटा बनेगा, उसमें कच्चा दूध मिलाइए, फिर उससे नहाइए। सब बेस्ट क्वालिटी चीज। और साबुन कम से कम लगाइए क्योंकि साबुन लगाने के लिए नहीं है। ये साबुन जो आप रगड़ते हैं अपने शरीर पर, इसमें कास्टिक सोडा है, और कास्टिक सोडा का बनाया हुआ कोई भी साबुन जब आप शरीर पर लगाते हैं तो रफनेस आ जाती है। साबुन से नहाइए, 10 मिनट के बाद नाखून से लाइन खींचिए, सफेद रंग की लाइन खींचिए। इसलिए कोई भी साबुन मत लगाइए। जाड़े के दिनों में साबुन से नहाएंगे चेहरा सफेद सफेद हो जाए, इसलिए साबुन से मत नहाइए। चने के आटे से नहाइए, दूध की मलाई से नहाइए, मुल्तानी मिट्टी से नहाइए, और हमारे यहाँ मसूर की दाल का आटा है उससे नहाइए। ये सब नहाने के बेस्ट क्वालिटी प्रिपरेशंस हैं। भाइयों से मेरा निवेदन है कि कभी भी पामोलिव की शेविंग क्रीम ना खरीदें, ओल्ड स्पाइस की शेविंग क्रीम कभी ना खरीदें। दोनों अमेरिकी कंपनियां, पामोलिव, ओल्ड स्पाइस, और इनकी शेविंग क्रीम के अलावा कभी भी आफ्टर शेव लोशन ना खरीदें। तो आप पूछेंगे फिर कौन सी शेविंग क्रीम खरीदें? मेरा सुझाव माने तो बिना शेविंग क्रीम के भी शेव बनती है और आप बना सकते हैं।
कैसे बनती है? जब शेविंग क्रीम नहीं होती थी तो कैसे शेव बनाते थे? अभी तो मुश्किल से 15-20 साल से शेविंग क्रीम आई है। तो शेविंग क्रीम के बिना शेव कैसे बनाएं? पानी गर्म करें, अपने चेहरे को भिगाएं, फिर कच्चा दूध ले लें अपने हाथ में, 4-5 बूंद कच्चा दूध अपने चेहरे पर लगाएं, उसके बाद रेजर चलाएं, एकदम चिकनी दाढ़ी बने, बहुत स्मूथ शेप बनेगी। और 3 फायदे होंगे आपके। सबसे पहला फायदा, ब्लेड आपका 2 गुना चलेगा। अगर आप कच्चा दूध लगा के शेप बना रहे हैं तो 2 गुना ब्लेड चलेगा। दूसरा फायदा, कच्चा दूध लगाकर आप शेप बना रहे हैं तो आपको आफ्टर शेव लोशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरा बड़ा फायदा, कच्चा दूध लगाकर शेप बना रहे हैं तो कच्चा दूध चेहरे की सफाई करता। कच्चा दूध बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट है, तो रोज अगर आप चेहरे पे लगाएंगे आपके चेहरे की सफाई होगी, चेहरे की सफाई होगी, चेहरे में चमक आ जाएगी और बिना पैसे में स्मार्ट हो जाएंगे आप सबके। मेरा स्वार्थ क्या है? पामोलिव बिकना बंद, ओल्ड स्पाइस बिकना बंद, कोई भी शेविंग क्रीम परदेशी कंपनी की नहीं बिकेगी। ऐसे ही आपसे निवेदन है कि इनके साबुन, शेविंग क्रीम खरीदना बंद करें, इनके पाउडर भी खरीदना बंद करें। प्रॉक्टर एंड गैम्बुल का एरियल आता है, वो खरीदना बंद करें। हिंदुस्तान लीवर का सर्फ आता है, रिन आता है, व्हील आता है, वो खरीदना बंद करें। इन सब परदेशी कंपनियों के कपड़ा धोने के साबुन भी ना खरीदें। खादी ग्रामोद्योग की दुकानों पर कपड़ा धोने का साबुन भी मिलता है। आप चाहें तो निरमा ले सकते हैं, हिपोलिन ले सकते हैं, टी सीरीज ले सकते हैं, फेना ले सकते हैं, ये सब स्वदेशी हैं, उनका इस्तेमाल करें। इसी तरह से बाटा का जूता ना पहने, बीएससी, एडिडास ये सब ना पहने। एडिडास तो अमेरिकी कंपनी है, बाटा तो कनाडा कंपनी। इनका पैसा देश के बाहर जाएगा। और ये जूता अगर आप पहनना बंद करेंगे तो कौन सा जूता पहने? आपके गांव का मोची जो जूता बनाता है उसको पहने, आपके गांव का मोची जो चप्पल बनाता है उसको पहने। तो क्या होगा? आपका पैसा आपके गांव के एक गरीब भाई के पास जाएगा। और मैंने एक दिन हिसाब लगाया, पूरा कैलकुलेशन किया कि पूरे देश के लोग बाटा, एडिडास, प्यूमा, बटरफ्लाई ये सब परदेशी कंपनियों के जूते खरीदना बंद कर दें और हर व्यक्ति गांव के मोची से ही जूता पहने तो 60 लाख लोगों को रोजगार मिलता है जूता बेचने का। तो ये रोजगार देने का काम हम कर सकते हैं। ऐसे ही आपसे एक और निवेदन है कि आपके घर में ऐसे ढेर सारे दूसरे सामान आते हैं, उनको भी खरीदना बंद करें। अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं कि राजीव भाई हमको याद नहीं रहता स्वदेशी क्या है, परदेशी क्या है, क्या खरीदें क्या ना खरीदें। उसके लिए यहां के लोगों ने एक यादी छापी है, एक पैम्पलेट छापा है, शायद आप सबको मिला होगा, नहीं मिला होगा तो लेके जाइएगा। और यहां के साथियों को मैं अपील करूंगा कि वो हर एक के घर में वो यादी पहुंचाएं। सबसे बड़ा पुण्य का काम इस समय देश में यही हो सकता है कि आप अपने अपने नाम से कोई 1000 यादी छापे, कोई 10,000 छापे, एक एक घर में पहुंचाए। स्वदेशी क्या, परदेशी क्या, हर व्यक्ति को यह माहिती होनी ही चाहिए, हर व्यक्ति को यह जानकारी होनी ही चाहिए। तो वो यादी मिल जाएगी, पैम्पलेट मिल जाएगा और वो पुस्तिका लेकर जाएं। ऐसे कुछ पुस्तकें भी हैं यहाँ के साथियों के पास, वो पुस्तकें भी आप ले सकते हैं। कभी भी कोई ये ना कहे कि हमको पता नहीं है विदेशी सामान क्या है, स्वदेशी क्या। गलती से भी घर में विदेशी सामान ना आए। इसी तरह से आपसे एक और निवेदन है कि आप लोग बन सके उतना खादी पहने, ये जीन्स पहनना बंद करें और जीन्स का कोई भी कपड़ा ना पहने। ये सबसे फालतू का कपड़ा है, दुनिया में सबसे इडियोटिक कपड़ा है जीन्स। और आजकल के नौजवानों में बड़ा फैशन आ गया है जीन्स पहनने, और ऐसे बेवकूफ हो गए हैं आजकल के लड़के लड़कियां। एक दिन मैं मुंबई नाम के शहर में गया, एक कॉलेज में मेरा जाहिर व्याख्यान था। कॉलेज में मैं गया तो सब लड़के लड़कियां जीन्स पहन कर आए थे और एकदम स्किन टाइट जीन्स पहने हुए थे। तो मैंने पूछा एक लड़के को कि सब लोग क्यों जीन्स पहन के आए? तो उसने कहा जीन्स डे है। उसी दिन मैंने अपना सिर पीटा कि जीन्स डे होने लगा इस देश में। कहने लगे राजीव भाई यहां तो चॉकलेट डे भी होता, यहां तो रोज डे भी होता, यहां तो वैलेंटाइन डे भी होता। हम मनाते थे रक्षाबंधन, हम मनाते थे दिवाली, हम मनाते थे होली, दशहरा, अब मनाते हैं जीन्स डे, अब चॉकलेट डे। कैसा सत्यानाश हुआ है भारतीय संस्कृति। और जब मेरा व्याख्यान शुरू हुआ तो सारे लड़के लड़कियां हॉल में आ गए। मैंने उन सबको कहा बैठ जाओ। कहने लगे बैठ नहीं सकते, क्योंकि इतनी टाइट जीन्स पहन रखी थी कि बैठते ही फटती। मैंने एक लड़के को कहा कि भाई तकलीफ क्या है तुझको? उसने कहा मुश्किल से राजीव भाई ये मैंने चढ़ाई है। तो मैंने कहा कैसे चढ़ाते हैं? तो उसने कहा जमीन पे लेटना पड़ता है, खींच खींच के चढ़ाना। मैंने कहा भाई तू पागल है, इडियट है कि स्मार्ट है? चढ़ाने में तकलीफ होती है, उतारने में उससे ज्यादा तकलीफ होती है। वो खुद ही कह रहा था कि जब उतारते हैं तो पता नहीं अंदर का क्या क्या उतरता। चढ़ाने में मुश्किल, उतारने में मुश्किल, धोने में मुश्किल, सुखाने में मुश्किल, प्रेस
बर्दाश्त करने में मुश्किल, हर जगह तकलीफ ही तकलीफ है, क्यों पहनते हैं फिर इसको आप कहेंगे अमेरिका में पहनते हैं, अमेरिका वाले पागल हैं सबके सब, आप बनेंगे पागल? यूरोप के लोग पागल हैं, आप पागल बनना चाहते हैं? और वहां तो इसलिए पहनते हैं कि वहां पे सर्दी बहुत पड़ती है, तो जितना जाड़ा से जाड़ा कपड़ा हो उतना अच्छा है। यहां तो गर्मी बहुत पड़ती है, और गर्मी पड़ने वाले देशों में जितना पतला कपड़ा पहने उतना अच्छा। इसलिए बेवकूफी मत करिए, जीन्स वीन्स पहनना बंद। और किसी भी स्कूल कॉलेज में ये जीन्स डे नहीं होगा, वैलेंटाइन डे नहीं होगा, रोज डे नहीं होगा, चॉकलेट डे नहीं होगा। ये भारतीय संस्कृति के ठीक उल्टी बातें हैं, ये सब बंद कराइए और भारतीय संस्कृति के काम करिए, भारतीय संस्कृति के अनुरूप काम करिए। आप लोग फिर पूछेंगे क्या पहने? मेरी बात अगर माने आप तो खादी पहने ज्यादा से ज्यादा। और खादी क्यों पहने? एक बार लोकसभा में एक सवाल पूछवाया था मैंने एक एमपी के माध्यम से। एमपी से मैंने ये कहा, मेरा एक दोस्त है, मैंने कहा कि सरकार से पूछो एक साल में कितनी खादी बिकती है पूरे देश में। तो सरकार के मंत्री ने जवाब दिया 1%, ओनली 1%। पूरे देश में 99% दूसरा कपड़ा बिकता है, खादी 1% बिकती है। लेकिन सरकार के मंत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ 1% खादी के बिकने से भी भारत के 15 लाख गरीबों को रोजगार मिलता है। तो मैंने एक दिन सोचा, कैलकुलेशन करके देखा जाए कि अगर 1% खादी बिकती है, 1% खादी बिकती है, तो 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। अगर 100% खादी बिके तो, 100% खादी बिके तो 1500 लाख गरीबों को रोजगार मिलेगा, माने 15 करोड़ गरीबों को रोजगार मिलेगा। और 15 करोड़ गरीबों को अगर रोजगार मिलता है, कोई ऐसा कपड़ा इस देश में बनता है, तो जरूर उसी को पहनिए। अब मुझे समझ में आता है कि महात्मा गांधी क्या कहते थे। गांधी जी कहा करते थे कि अगर इस देश के सब लोग खादी पहने तो भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा। तो भारत की गरीबी दूर करनी है तो खादी पहनिए। और खादी में आप क्या क्या कर सकते हैं? साल में आप कुछ जोड़ी कपड़े खादी के पहनिए, कुर्ते पजामे के रूप में। कुछ कपड़े ऐसे भी हैं, जैसे टॉवल है, खादी का ले लीजिए, रूमाल है, खादी के ले लीजिए, पर्दे बनाने हैं आपको, खादी के ले लीजिए, सोफा सेट का कवर बनाना है, खादी का ले लीजिए, बेडशीट चाहिए आपको, खादी का ले लीजिए, ओढ़ने के लिए चाहिए तो खादी का ले लीजिए। माने जितना ज्यादा से ज्यादा खादी की बिक्री बढ़े उतना ही हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार बढ़े। और उसी दिन से मैंने खादी पहनना शुरू किया। तो मैं आपको भी निवेदन करता हूं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा खादी पहने। हम ही हमारे देश के लोगों का बनाया हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे तो कोई परदेशी नहीं पहनने वाला। और खादी की बिक्री जितनी बढ़ेगी, कपास का दाम उतना ही मिलेगा किसानों को, क्योंकि ये कपास पैदा करने वाला जो किसान इस देश में है, उसके कपास से ही खादी का कपड़ा बनता है। और खादी का कपड़ा ज्यादा से ज्यादा बिकेगा तो कपास की बिक्री ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, तो किसान को भी दाम मिलेगा। तो भारत के किसान का भला होगा, भारत के मजदूरों का भला होगा, इस देश के गरीबों को रोजगार मिलेगा। और एक आपसे और निवेदन है कि हम लोग ये जो परदेशी कंपनियों का बहिष्कार कर रहे हैं, अमेरिकी कंपनियों का पूरी ताकत से बहिष्कार कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक काम और करिए, अमेरिकी बैंकों का बहिष्कार करिए। मेरा निवेदन यह है, वैसे तो शायद मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जानकारी के लिए, ध्यान रखने के लिए, कि आपके किसी दोस्त का या आपका सिटी बैंक में कोई खाता हो तो उसको तत्काल बंद कराइए। हमें सिटी बैंक में अपना कोई खाता नहीं रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखिए। भारत के तमाम नेशनल बैंक हैं, जो हमारे राष्ट्रीय बैंक हैं या हमारे कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनमें अपने बैंक अकाउंट खोलिए, ना कि सिटी बैंक में, अमेरिकन एक्सप्रेस में, एनजेड गुंडलेज में। आपका कोई रिश्तेदार बंबई में रहता है, दिल्ली में रहता है, पूना में रहता है, बड़े शहरों में रहता है, वहां पर सिटी बैंक की ब्रांचेज हैं, अमेरिकी बैंकों की ब्रांचेज हैं। उनके पास अगर सिटी बैंक का कार्ड है, उनका अकाउंट अगर सिटी बैंक में है, तो उनको आप लगातार इस बात के लिए प्रमोट करिए, उनको लगातार इस बात को कहिए कि आप अमेरिकी बैंकों से अपने खाते बाहर निकालें, भारत की बैंकों में ही पैसा रखें। हमें अमेरिका से कोई संबंध नहीं रखना। और इसी तरह से एक काम और करें कि अगर हम अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करते हैं, सामान खरीदना बंद करते हैं, अमेरिकी बैंकों का बहिष्कार करते हैं, हर साल हजारों करोड़ रुपया इस देश का बचता है। इसी तरह से एक काम और करिए, अमेरिकी टीवी चैनलों का भी बहिष्कार करिए। जो सबसे खतरनाक अमेरिकी टीवी चैनल है उसका नाम है स्टार टीवी, और जो दूसरा सबसे खतरनाक अमेरिकी टीवी चैनल है उसका नाम है ESPN। तो ये स्टार टीवी, ESPN का पूरी ताकत से बहिष्कार करिए। और आपको मालूम है, जब आप स्टार टीवी देख रहे होते हैं या स्टार का कोई चैनल देख रहे होते हैं, ESPN देख रहे होते हैं, तो एक साल में भारत के लोगों के खून पसीने की कमाई का 225 करोड़ रुपया अमेरिका चला जाता है। क्योंकि स्टार टीवी पे चैनल है, ESPN भी पे चैनल। आपको ऐसा लगता होगा कि ये मुफ्त में दिखाते हैं, कोई मुफ्त में नहीं दिखाता, सब पैसा यहां से अमेरिका जाता है। और वैसे भी स्टार टीवी पे आता क्या है देखने लायक? सब फालतू की उल्टी सीधी बातें आती, एक एक से घटिया घटिया सीरियल आते हैं। यूरोप में जो बर्बादी हो रही है
वहां जो सेक्स की वल्गैरिटी है, अश्लीलता है, कामुकता है, वही तो सब दिखा रहे हैं। और मेरी बात माने तो ये सब के सब केबल कनेक्शन ही कटवाइए अपने घर से। ये केबल कनेक्शन रखने लायक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति रहे, आपके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें, उनका मानसिक विकास हो, उनका बुद्धि का विकास हो, तो टीवी बंद कराइए अपने। ये टीवी दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। एक तो ये खतरा सबसे बड़ा ये है कि लगातार टीवी के माध्यम से इस देश के बच्चों को बचपन में जवान बनाया जा रहा है। और इस बात की गंभीरता का आपको एहसास तब होगा जब आपके घर में कोई दुर्घटना हो जाएगी, आपकी बेटी के साथ या आपके बेटे के साथ। अभी अगर आपको अंदाजा लगाना हो कि टीवी चैनल देख देख कर बच्चे कैसे जवान हो रहे हैं बचपन में, तो अभी इंडिया टुडे आया, हिंदी वाला, और अंग्रेजी वाला भी आया। इंडिया टुडे का अंक पढ़ेंगे आप रो देंगे अंदर से। इस देश में यह शुरू हो गया है, 12-12 साल के बच्चे, 13-13 साल की लड़कियां सेक्सुअल रिलेशंस रखती। दिल्ली के स्कूलों का सर्वे आया है, उसमें दिल्ली के स्कूलों में 70% विद्यार्थी सेक्स के चक्कर में ही फंसे हुए हैं, जो 10वीं में पढ़ते हैं, 11वीं में पढ़ते हैं, 9वीं में पढ़ते हैं। उनके मां बाप भेजते हैं उनको पढ़ने के लिए, और वो फंस गए हैं किसी दूसरे चक्कर में। और कई बच्चों के इंटरव्यू आए हैं उसमें, इंडिया टुडे में। मैं तो अंदर से कांप गया कि क्या हो रहा है इस देश में। ये सब मैंने देखा है, अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है। अमेरिका में 11 साल की लड़की भी मां बनती है, 10 साल की लड़की भी मां बनती है। अमेरिका में यह साधारण सी बात है कि 12-13 साल की उम्र में लड़की पहली बार मां बन जाए, किसी को वहां आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वही उनकी संस्कृति है। और अमेरिका में आप जाएंगे तो आपको ऐसे ढेरों स्कूल मिलेंगे जहां पर उन लड़कियों को पढ़ाया जाता है जो 11, 12, 13 साल में मां बनती। उन्हीं बच्चियों के लिए अलग से स्पेशल स्कूल है अमेरिका में। उनको सिखाया जाता है कि बच्चे को कैसे पालना चाहिए, उसकी परवरिश कैसे करनी चाहिए, क्योंकि 11 साल की बच्ची खुद बच्ची है, वो बच्चे को कैसे पाले, तो सिखाया जाता है। इसके स्कूल चलते हैं वहां। यूरोप में भी यही है। यूरोप में तो कई देशों में इस समय बहस चल रही है कि मां बनने की सबसे कम उम्र क्या रखी जाए, 12 साल की 11 साल। ये वहां डिबेट है। और ये सब सत्यानाश अमेरिका में और यूरोप में जानते हैं क्यों हुआ है? फ्री सेक्स। जो फ्री सेक्स और फ्री सेक्स एजुकेशन आया वहां की सोसाइटी में, उसी से सबसे बड़ा सत्यानाश हुआ है। और अब वहां के लोगों को लगता है कि भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है। मेरे बहुत सारे दोस्त अमेरिका में, उनके बेटे बेटियां जवान होने वाले हैं, उनको रात दिन चिंता खाई रहती है कि पता नहीं बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा। क्योंकि शादी के पहले वहां पर लड़के लड़कियां प्यूरिटन हो सकें, पवित्र हो सकें, इसकी कल्पना ही कोई नहीं कर सकता। शायद ही कोई ऐसी लड़की आपको अमेरिका में मिले जो शादी के पहले 2-3 बार एबॉर्शन ना करा चुकी हो। हाँ, इस पे हंसिए मत, गंभीरता है ये। ऐसी लड़की शायद ही आपको मिलेगी अमेरिका में, और यूरोप में तो बहुत ही असंभव है मिलना। और शायद ही ऐसे पति पत्नी मिलेंगे आपको जो एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हो। बिल क्लिंटन सबसे बड़ा उदाहरण। यह अमेरिका में संभव है कि बिल क्लिंटन इतना बड़ा तमाशा करे फिर भी बीवी उसकी तलाक ना दे उसको। यह अमेरिका में चल सकता, भारत में नहीं चलने वाला। भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की कोई परमिशन नहीं है समाज में। यहां एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन पाप माना जाता है, पर स्त्री गमन पाप माना जाता है, पर पुरुष गमन पाप माना जाता है, और यह सबसे बड़ा पाप माना जाता है। और इसको रोकने के लिए ही भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने संयम नाम की संस्कृति विकसित की है कि संयम रखो अपने ऊपर। दूसरे की मां को मां की तरह से देखो, दूसरे की बेटी को बेटी की तरह से देखो, बहन की तरह से देखो। यहां स्त्री स्त्री नहीं है, या तो मां है, या तो बहन है, या तो बेटी है। तो जैसे ही किसी स्त्री को हम स्त्री के रूप में देखते हैं तो एक भाव होता है, और उसको मां के रूप में जब देखते हैं तो तुरंत भाव बदलता है। जैसे ही किसी स्त्री को स्त्री के रूप में देखते हैं तो एक भाव होता है, लेकिन जब उसको बहन के रूप में देखना शुरू करते हैं तुरंत भाव बदलता है। बेटी के रूप में देखना शुरू करते हैं, भाव बदल जाता है। मन में पवित्रता आ जाती है, मन में संयम आ जाता है। और यह पवित्रता और संयम की बहुत पुरानी संस्कृति है भारत की, जिसको तोड़ने की साजिश हो रही है टेलीविजन के माध्यम से। टेलीविजन में आप देखिए जितने सीरियल्स आते हैं, सब सीरियल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस दिखाते हैं। किसी की बीवी किसी के साथ भागी, किसी का पति किसी के साथ भागा, कोई किसी की प्रेमिका को लेकर भाग गया, कोई किसी के प्रेमी के साथ चली गई। यही सब किस्से कहानियां, और उसके लिए मारधाड़, लड़ाई झगड़े, इसकी हत्या करवाना, उसकी हत्या करवाना, इसके खिलाफ साजिश करना, उसके खिलाफ साजिश करना। तो आप सोचिए आप देख क्या रहे हैं? भारतीय संस्कृति की ठीक उल्टी बातें आपको दिखाई जा रही हैं।
और स्वाभिमान जैसे सीरियल तो महासत्यानाशी है। हमारे देश में कोई भी बहन या बेटी शादी के पहले मां बने तो ये सबसे बड़ा कलंक है, और स्वाभिमान सीरियल में हर लड़की को शादी के पहले ही मां बनता हुआ दिखाते हैं। क्यों दिखा रहे हैं? ताकि भारत के लोग भी बिल क्लिंटन की तरह से करें। ये आपके लिए नहीं संभव है। टेलीविजन में जो कुछ दिखा रहा है वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में इसकी परमिशन नहीं। तो आप इसको देखना बंद कर दीजिए। जो आप कर नहीं सकते उसको देखने से कोई फायदा नहीं, सिवाय मन में कुंठा पालेंगे, और कुंठा इतनी बढ़ती चली जाएगी कि एक दिन इस देश में ऐसी भी नौबत आ सकती है, जैसी अभी मैंने पढ़ा एक दिन अखबार, तो मेरी तो आत्मा कांप गई। उस दिन सांगली नाम के एक गांव में एक 18 साल के लड़के ने 12 साल की लड़की को चाकू घोंप के मार दिया। क्यों? उस अमृता देशपांडे नाम की लड़की का कसूर क्या था? एक लंपट आवारा नौजवान ने उसको फ्लर्ट करने की कोशिश की और उसने ताकत के साथ मना किया तो उसको चाकू घोंप के मार दिया। जरा सोचिए तो सही कि इस तरह की हैवानियत कहां से आ रही है, इस तरह की राक्षसी प्रवृत्ति के नौजवान कहां से पैदा हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यही हुआ था ठाणा में। रिंकू पाटिल नाम की एक लड़की को क्लासरूम में परीक्षा देते समय मिट्टी का तेल डालकर, घासलेट डालकर जला दिया था, क्योंकि उसने मना कर दिया था एक लड़के को। तो इस तरह की दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएं, आप यही चाहते हैं समाज में? हमारी मां बहन बेटियां सड़क पर चलना असुरक्षित हो जाएं, यही चाहते हैं हम सब? इस देश की एक एक बहन, एक एक बेटी सड़क पर निकलने में मुश्किल पैदा हो जाएगी अगर इसी तरह के टीवी सीरियल इस देश में दिखाए जाएंगे, इसी तरह की फिल्में दिखाई जाएंगी। इसलिए आप लोग इसको जल्दी से जल्दी बंद कर दीजिए अपने घर में, और आपने इसको बंद किया तो शांति आएगी आपके घर में, संस्कार बनेंगे आपके बच्चों के, संस्कार आपके भी बनेंगे, और जो आपका चित्त भटक रहा है फालतू की बातों में, कामुकता में, अश्लीलता में, सेक्स की वल्गैरिटी में हम सब फंसते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, वो सब फंसाओ बच सकता है, रुक सकता है। और हमारे यहां इस बात पर गंभीरता से ध्यान दीजिए। कहा जाता है अगर चरित्र गया तो सब गया। इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। टीवी रखा रहेगा, करेक्टर चला जाएगा, क्या करेंगे टीवी लेके फिर? अगर आपके बच्चों का चरित्र ही खलास हो गया तो टीवी का करेंगे क्या? इसलिए चरित्र बचाइए अपने बच्चों का और चरित्र बनाइए अपने बच्चों का। और मैं कहता हूं कि जो मां बाप अपने बच्चों को चरित्र नहीं दे सकते, संस्कार नहीं दे सकते, उनको मां बाप नहीं बनना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये। बच्चों का पैदा होना बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को संस्कार देकर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो जिनको संस्कार देना नहीं आता, जिनको बच्चों को चरित्र की शिक्षा देनी नहीं आती, वो मां बाप ना बने कृपया करके। कम से कम इस भारत पर बोझा तो ना बढ़े। और अगर आप मां बाप बने हैं तो उसकी गंभीरता को समझें और उसको निभाएं। आप ही अगर टीवी के सामने बैठ जाएंगे अश्लीलता और कामुकता देखने के लिए, तो आपके बच्चे कैसे रोकेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बच्चों को कहें कि तुम होमवर्क करो, हम टीवी देखेंगे। इसलिए बहुत जल्दी अपने घर से केबल कनेक्शन निकालिए। पैसा भी देना बचेगा इस देश का, हर साल 250-250 करोड़ रुपया बचेगा, और ये केबल कनेक्शन निकल जाए तो दूसरे बहुत सारे काम हैं जिनको आप करिए। अपने बच्चों को साहित्य की शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को संस्कृति पढ़ाइए, अपने बच्चों को भारतीयता बताइए, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, अपने बच्चों को कला सिखाइए, पेंटिंग बनाना सिखाइए, मूर्ति बनाना सिखाइए, वायलिन बजाना सिखाइए, गिटार बजाना सिखाइए, सितार बजाना सिखाइए। तमाम काम हैं जो कर सकते हैं और आप करवा सकते हैं अपने बच्चों से। तो साहित्य है, संगीत है और कला है, इनकी शिक्षा गहराई के साथ बच्चों को मिलनी चाहिए, तो भारतीयता बढ़ेगी और भारतीय संस्कृति का विकास होगा, और ये अश्लीलता कम होगी, कामुकता कम होगी, और अमरीकी संस्कृति भारत में रुक जाएगी। तो ये काम भी हमको करना है। साथ साथ ये काम चलेगा, एक तरफ परदेशी सामानों का बहिष्कार, दूसरी तरफ अमरीकी सामानों का पूरी तरह से खरीदना बंद, सिर्फ स्वदेशी ही खरीदेंगे, खादी पहनेंगे, और अपने घर में बन सके उतना ये केबल कनेक्शंस को निकालेंगे, और केबल कनेक्शंस निकालकर घर घर को मुक्त कराएंगे, भारतीय संस्कृति को फिर से वापस लाएंगे। ये कुछ कुछ काम हैं जिनको हर व्यक्ति अगर करे तो इस देश का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा अमेरिका, और हम बचे रहेंगे अमेरिका के दुष्प्रभाव से, हम बचे रहेंगे यूरोप के दुष्प्रभाव से। यही आपसे मैं कहने आया था और आपसे कुछ मांगने आया हूं, वोट मांगने नहीं आया। किसी पार्टी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना आपसे नोट मांगने आया। तो आप पूछेंगे क्या मांगने आए? आपसे संकल्प मांगने आया हूं, वो भी अपने लिए नहीं, इस राष्ट्र के लिए। आपका संकल्प चाहिए।
एक तो आप हमेशा स्वदेशी इस्तेमाल करें, ये संकल्प चाहिए। अमेरिकी सामानों का बहिष्कार करें, ये संकल्प चाहिए। और आपके घर में परदेशी टीवी चैनल बंद हो जाएं, इसका संकल्प चाहिए। और ये संकल्प अगर आप मुझे देंगे तो मुझे लगेगा कि इस देश में क्रांति हो सकती है। क्रांति आपके घर से होगी। क्रांति पहले अंदर होती है, बाहर बाद में होती है। और अगर ये काम शुरू हो जाए गांव गांव गली गली इस देश में, तो वैचारिक क्रांति अपने आप शुरू हो जाएगी। और भारत ही नहीं, दुनिया के हर देश का एक उदाहरण है कि हर देश में पहले वैचारिक क्रांति होती है, उसके बाद कोई दूसरी क्रांति होती है। तो भारत में भी पहले वैचारिक क्रांति करनी है, और इसी क्रांति के लिए हम लोग ये आजादी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। तो आपको मैं निवेदन करने आया कि आजादी बचाओ आंदोलन के लिए संकल्प दें कि आपके घर में स्वदेशी आएगा, परदेशी का बहिष्कार, अमेरिकी सामानों का बहिष्कार और अमेरिकी टीवी चैनल, परदेशी टीवी चैनलों का बहिष्कार। और जो लोग संकल्प ले सकें वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं एक एक शब्द दोहराऊंगा, आप मेरे पीछे कहेंगे। मैं एक एक वाक्य कहूंगा, आप मेरे पीछे वो संकल्प लेंगे। मैं आपसे जो कुछ कहूंगा आप उसको दोहराएंगे, और बहनें जहां मैं कहूंगा करूंगा, वहां बहनें कहेंगी करूंगी। इसका ध्यान रखें। और हम लोग गंभीरता के साथ ये संकल्प लेंगे और इसको अपने जीवन में पालन करने की कोशिश करेंगे। बोलिए, मैं संकल्प करता हूं कि अपने राष्ट्र की आर्थिक आजादी, राजनीतिक संप्रभुता और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करने के लिए अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी सामानों का ही इस्तेमाल करूंगा। अमेरिका जैसे देशों ने मेरे राष्ट्र पर जो पाबंदियां लगाई हैं और भारत का जो अपमान किया है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं संकल्प करता हूं कि कभी भी किसी भी अमेरिकी कंपनी का कोई सामान नहीं खरीदूंगा। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल आदि अमेरिकी कंपनियों का पूरी ताकत से बहिष्कार करूंगा। अपने राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने के लिए मैं संकल्प करता हूं कि परदेशी टीवी चैनल और सिनेमा का यथाशक्ति बहिष्कार करूंगा। बहुत आभार।